बड़े भाई, क्या आप वाकई इस घर में एक मोटी भीड़ के बारे में निश्चित हैं? इस समय एक भूरे रंग के वस्त्र पहने संस्कारी पुरुष ने उत्सुकता से पूछा, जो राघव के घर को देख रहा था जो ज्यादा दूर नहीं था। बेशक, एक संस्कारी पुरुष जिसके चेहरे पर एक निशान था, उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक का पता चला। इस घर में रहने वाला संस्कारी पुरुष अच्छी तरह से जाना जाता है। वहाँ 3 सुंदर महिला संस्कारी पुरुष रहती हैं, सभी फिगर और लुक्स में प्रथम श्रेणी हैं। वे अन्य पुरुष संस्कारी पुरुषों के प्रति अप्रत्याशित हैं और उनकी साधना के बाद के चरणों में है। सबसे अक्षम बात यह है कि वहाँ एक सुंदर लड़का भी है जो केवल साधना के चौथे स्तर का एक संस्कारी पुरुष है। उसने उन 3 महिला संस्कारी पुरुषों पर एकाधिकार कर लिया है और उन आशीर्वादों का आनंद लेता है जो दूसरों का सपना देखते हैं। उसके चेहरे पर ईर्ष्या, जलन और रोष का एक भाव चमक उठा। आपको पता होना चाहिए, वे आमतौर पर बाहर पीड़ित थे, खुद को मौत के लिए काम कर रहे थे, एक भोजन से अगले तक भूखे थे। लेकिन वह सुंदर लड़का अपनी पत्नियों और रखेल की देखभाल के साथ घर पर आराम से जीवन का आनंद ले रहा था। वह अपने दिल में संतुलित नहीं था और बेहद ईर्ष्यालु महसूस करता था। कोई रास्ता नहीं, उन 3 देर चरण साधना संस्कारी पुरुष उस लड़के को क्यों देखेंगे? उसे अपनी पत्नियों बनने दें। उसके पास क्या है? एक पतले चेहरे और नुकीले विशेषताओं के साथ एक संस्कारी पुरुष ने पूछा, अविश्वसनीय रूप से। उसने महसूस किया कि पूरी बात अजीब थी। निश्चित नहीं, लेकिन शायद उस सुंदर लड़के में वास्तव में महिलाओं को आकर्षित करने का एक हुनर है। उसने उन महिलाओं को उसके साथ पागलों की तरह प्यार में डाल दिया है, उसे रखने के लिए तैयार हैं। ईमानदारी से, जिस तरह के पुरुषों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, वे ये मुफ्तखोर हैं। उनमें इतनी महत्वाकांक्षा की कमी है। निशान वाले चेहरे वाले संस्कारी पुरुष ने कहा, अपने पेट में कड़वाहट का एक उछाल महसूस कर रहा था। जलन से अभिभूत, वह उस लड़के की जगह लेना चाहता था। लेकिन बॉस, भले ही वह सुंदर लड़का, कोई चिंता नहीं है, उन 3 महिला संस्कारी पुरुष इतने सरल नहीं हैं। वे सभी साधना के बाद के चरणों में संस्कारी पुरुष हैं। एक गोरे चेहरे वाले संस्कारी पुरुष ने सावधानी से कहा, साधना की दुनिया में हम साधना स्तर से न्याय करते हैं, लिंग से नहीं। साधना की दुनिया में शक्तिशाली महिला संस्कारी पुरुष अल्पसंख्यक में नहीं हैं। अगर वे एक पल के लिए लापरवाह थे तो वे मर सकते थे, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। आराम करो, मैंने पहले ही जांच कर ली है। यहाँ रहने वाली 3 महिला संस्कारी पुरुष विशेष रूप से अच्छे फाइटर नहीं हैं। वे सभी गोली मास्टर या ताबीज मास्टर हैं और आमतौर पर अपने शिल्प से पैसा कमाते हैं। ये 3 महिला संस्कारी पुरुष यहाँ 3 साल से रह रही हैं और मेघपुर नगर को शायद ही कभी छोड़ा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी लड़ाई क्षमता खराब होनी चाहिए। उन्होंने साधना बनाने के लिए शुद्ध रूप से संसाधनों पर भरोसा किया है। अगर हम हमला करते हैं तो वे एक सुनियोजित हमले के चेहरे में मरना तय हैं। बेशक, हमें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं हो सकती है। हम उन्हें गुलाम बना सकते हैं और उन्हें हमारे लिए पैसा कमा सकते हैं। निशान वाले चेहरे वाले संस्कारी पुरुष की आंखों में ठंडक की एक चमक चमकी। वास्तव में, आप सभी के पास निश्चित रूप से प्यारी फैंटेसी हैं। उस पल एक आवाज़ उनकी चेतना की गहराई में लग रही थी, भावनाओं से रहित। क्या? निशान वाले चेहरे वाले संस्कारी पुरुष और अन्य लोगों ने रोंगटे खड़े महसूस किए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनके ठिकाने का खुलासा हो गया था। खोज किया जाना उन लोगों के लिए एक घातक संकट हो सकता है जो डकैती की तैयारी कर रहे थे। समस्या ये थी कि वे यह नहीं देख सकते थे कि दुश्मन कहाँ था, न ही उन्हें कैसे खुलासा किया गया था। बात करने वाला स्वाभाविक रूप से राघव था, उसे अपने ठिकाने का खुलासा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूर से दुश्मनों को खत्म करना, नज़दीकी लड़ाई में क्यों शामिल होना? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? बूम बूम बूम! तुरंत आत्मा की ऊर्जा की एक निराकार लहर चुपके से फैल गई, लगभग ठोस, और एक पल में यान माउंटेन के इन 5 बागों पर ब्लैंकेटेड हो गई। ये ड्रीम सोल गु की क्षमता थी, सपनों में प्रवेश करना। साधना के 7वें स्तर पर आगे बढ़ने के बाद राघव की आत्मा की शक्ति में एक भारी सुधार देखा गया था। नतीजतन ड्रीम सोल गु की शक्ति भी बढ़ गई थी, जो पहले की तुलना में अतुलनीय थी। अगर पिछली सपना एंट्री क्षमता में कुछ उतार चढ़ाव थे और संभावित रूप से पता लगाया जा सकता था, अब यह लगभग किसी भी उतार चढ़ाव से रहित था। यहाँ तक कि अगर उसने इसे आमने सामने इस्तेमाल किया तो दुश्मन को कोई पता नहीं होगा कि उन्हें कब मारा गया था। अधिक महत्वपूर्ण फैक्टर यह था कि राघव का दिव्य सेंस आधार स्थापना के मध्यम चरण के लिए तुलनीय था, जिसने ड्रीम सोल गु की शक्ति को और बढ़ाया, जिससे यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। यान माउंटेन के ये 5 बाग, यहाँ तक कि साधना के 9वें स्तर के संस्कारी पुरुष, इसके खिलाफ रक्षाहीन थे। लगभग तुरंत उन्हें एक सपनों की दुनिया में डाल दिया गया। इस समय
वे स्तब्ध मुर्गियों की तरह थे, उनकी पांचों इंद्रियां सील हो गईं, जो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था उससे बेखबर थे। वोश वोश वोश, अगले सेकंड सुनहरी रोशनी की शाफ्ट हवा के माध्यम से उड़ गई। ये निस्संदेह सोना खाने वाले कीड़ों का एक झुंड था। वे अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, बिजली की तेजी से यान माउंटेन के 5 बाघों की ओर झूलते थे। कवच भेदन, एक जोरदार बैंग के साथ वे तलवार की रोशनी की एक अजेय किरण की तरह थे, तुरंत यान माउंटेन के 5 बाघों की खोपड़ी के माध्यम से छेद कर रहे थे। उन पर जादुई वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित सुरक्षात्मक आभा कोई फायदा नहीं था, आसानी से प्रवेश किया गया था। ये सोना खाने वाले कीड़ों के कवच भेदन की शक्ति थी। यहाँ तक कि एक शीर्ष श्रेणी जादुई हथियार को भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा। ये सोना खाने वाले कीड़ों की भयानक शक्ति थी। स्प्लैश, अचानक एक एक करके संस्कारी पुरुष अपनी आंखों के साथ जमीन पर गिर गए। उनके भाव आश्चर्यजनक डर और अविश्वास से भरे हुए थे, जाहिर है कि यह मानने में असमर्थ थे कि वे इतनी अचानक समाप्त हो गए थे। यान माउंटेन के प्रसिद्ध 5 बाघों को किसी भी प्रतिकार का मौका दिए बिना तुरंत मार दिया गया। बुरा नहीं, गू कीड़ों की शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। इस दृश्य को महसूस करते हुए राघव काफी संतुष्ट थे। जाहिर है, प्रथम श्रेणी सुपीरियर में आगे बढ़ने के बाद ड्रीम सोल गो और सोना खाने वाले कीड़े दोनों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। खासकर ड्रीम सोल गो और सोना खाने वाले कीड़ों के बीच समन्वय बस निर्बाध था। सपनों की शक्ति कवच भेदन की शक्ति के साथ संयुक्त रूप से बस अजय, सर्वशक्तिमान और कहीं भी घुसपैठ कर सकती थी। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि आधार स्थापना चरण में संस्कारी पुरुषों को भी कुछ हद तक इस तरह के कॉम्बिनेशन से परेशान किया जा सकता है। खैर, मुझे अभी भी सावधान रहना चाहिए। राघव ने अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक आधार स्थापना संस्कारी पुरुष को खोजने पर लगभग विचार किया। साधना के देर चरण में इन 5 ढीले संस्कारी पुरुषों को सहजता से वध कर दिया। उसे स्वीकार करना पड़ा, उसका अहंकार कुछ हद तक बढ़ा हुआ था। जबकि उन्होंने बेजोड़ होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब कुछ ही लोग थे जो उनसे प्रतिद्वंद्वी थे। अपने अहंकार को बढ़ने नहीं देना मुश्किल था, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और खुद की बढ़ी हुई भावना को प्रतिबंधित कर दिया। आखिरकार वह अमरता के लिए प्रयास करने वाला कोई व्यक्ति था। अगर वह जोखिम लेने से बच सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा करेगा। कुछ जिद्दी युवक की तरह व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हर जगह परेशानी पैदा करना, दुश्मन बनाना और जटिलताओं को आमंत्रित करना। आत्मा खोज। हालांकि राघव नहीं रुके। उन्होंने ड्रीम सोल गो की दूसरी शक्ति आत्मा खोज का उपयोग करना जारी रखा। वह जानना चाहता था कि ये 5 संस्कारी पुरुष अचानक उसे परेशानी क्यों पैदा करना चाहते थे। आमतौर पर उसने हाल ही में किसी को अपमानित नहीं किया था, तो कोई उसे क्यों खोजेगा। उसे यह स्थिति काफ़ी असामान्य लगी, तो वह इन 5 ढीले संस्कारी पुरुषों की यादों के माध्यम से खोज करना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा था और क्या कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था और उसे परेशानी पैदा कर रहा था। बूम! आत्मा की विशाल यादों का एक उछाल ड्रीम सोल गो की आत्मा की गहराई में भर गया, एक ज्वार की तरह। उसी समय आत्मा की ऊर्जा के स्ट्रैंड्स को ड्रीम सोल गो द्वारा खाया जा रहा था और अवशोषित किया जा रहा था, लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। क्षेत्र। राघव की आंखों ने ठंडक की एक चमक और एक गहरा हत्यारा इरादा प्रदर्शित किया। यान माउंटेन के 5 बाघों की स्मृति से उन्होंने स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति क्षेत्र की आकृति को समझा। स्पष्ट रूप से राघव के घर के लिए यान माउंटेन 5 बाघों की यात्रा बिना कारण नहीं थी। उन्होंने जया और अन्य लोगों के क्षेत्र के परिचय के बारे में सुना था और इसलिए एक लहर पर उन्होंने रात में उनकी हत्या और लूट करने का फैसला किया था, एक बड़ा भाग्य बनाने की उम्मीद में। ये खजानों का तथाकथित आकर्षण था। क्षेत्र के शब्दों के बिना वे नहीं आए होंगे। हालांकि ये कहा जाना चाहिए, क्षेत्र वास्तव में चालाक था, अपने कृत्यों में कोई ढीला अंत कभी नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने यान माउंटेन 5 बाघों को स्पष्ट रूप से उकसाया नहीं, उन्होंने बस राघव के घर के बारे में कुछ जानकारी साझा की। लेकिन यान माउंटेन 5 बाघों जैसे लुटेरों के लिए इस तरह के एक लालच लक्ष्य के मात्र ज्ञान ने उन्हें विरोध करने में असमर्थ बना दिया। किसी और के हाथ का उपयोग करके मारने की एक सरल योजना उनके द्वारा पूरी तरह से निष्पादित की गई थी। मैंने इस क्षेत्र को कब अपमानित किया कि वह मेरे खिलाफ इस तरह साजिश करेगा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। एक क्लासिक घर पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में जो शायद ही कभी बाहर निकलता था, पड़ोसियों के साथ उसकी बातचीत न्यूनतम थी। सामान्य परिस्थितियों में उसके ज़्यादा दुश्मन नहीं होने चाहिए। मुद्दा ये था कि क्षेत्र ने उसके खिलाफ नाराजगी पालने लगी थी और उसके खिलाफ साजिश करना जारी रखा। अगर वह खुद कुछ शक्तिशाली नहीं था तो वह गहरी परेशानी में हो सकता था।
ये सही है, इस दुनिया में गुप्त हमले के तहत आने के लिए नाराजगी पालने की ज़रूरत नहीं है। शायद किसी ने बस किसी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, या किसी ने किसी चीज़ को पसंद किया है। क्या ये हो सकता है कि उस आदमी ने कुछ नोटिस किया और सोचता है कि मेरे पास बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। राघव की आंखों के माध्यम से ठंडक का एक स्लीवर चमक उठा। उसने वास्तव में खुद को क्षेत्य से संबंधित करने का इरादा नहीं किया था। भले ही क्षेत्य एक दानव संस्कारी पुरुष था, जब तक कि उसने एक बाधा नहीं डाली, राघव इसके प्रति एक अंधा आंख बदल सकता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्षेत्य उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इससे उसके पास काउंटर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि क्षेत्य से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होगी। स्विश, इस बारे में सोचते हुए राघव की आकृति चमकी दरवाजे के बाहर दिखाई दी। उन्होंने फायरबॉल तकनीक डाली, तुरंत यान माउंटेन 5 बाघों के शवों को भस्म कर दिया। कुछ ही समय में वे राख में बदल गए, जैसे कि यान माउंटेन 5 बाघ कभी मौजूद नहीं थे। बेशक उन्होंने अपने भंडारण थैलों को भी लिया। देर साधना चरण में संस्कारी पुरुष इन जैसे खासकर लुटेरे मूल्यवान खजानों को ले जा सकते हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसे खजानों को प्राप्त करने का अवसर नहीं छोड़ेगा। प्रभावशाली, उन्होंने वास्तव में इतने सारे खजाने लिए। क्या उन्होंने पैसे की कमी के कारण डकैती नहीं की? ये बस लालच का मामला है। देर साधना संस्कारी पुरुषों से उम्मीद के अनुसार, यहाँ तक कि एक परित्यक्त जहाज में कुछ नाखून होते हैं। अपने घर लौटने पर राघव ने तुरंत 5 भंडारण थैले खोले। अपने दिव्य सेंस के एक साधारण स्वीप के साथ उन्होंने अंदर विभिन्न खजानों को समझा। भंडारण थैलों के अंदर ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे, शायद इसलिए कि उन्होंने उन सभी को खर्च कर दिया था, लेकिन देर साधना संस्कारी पुरुषों के लिए उपयुक्त गोलियों की बोतलें और बोतलें थीं। जैसे कि गोल्डन मैरो गोलियों की 5 बोतलें, येलो ड्रैगन गोलियों की 7 बोतलें, शीर्ष श्रेणी डिटॉक्सिफाइंग गोलियों की 3 बोतलें और उपवास गोलियों की 3 बोतलें आदि। संक्षेप में, साधना उन्नति, एंटीडोट गोलियां और ची भरने वाली गोलियां हर तरह की थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी साधना उन्नति को अत्यधिक महत्व दिया। उनके पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं थी, इसके बजाय उन्होंने अपने आध्यात्मिक पत्थरों को इन गोलियों में बदल दिया था। लेकिन अब ये सभी गोलियां उनकी थीं। इन गोलियों को बस बेचने से उन्हें 50,000 निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिल सकते थे। इतनी सारी जादुई वस्तुएं और सामग्री हैं। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। गोलियों के अलावा प्रत्येक यान माउंटेन 5 बाघों के भंडारण थैले के अंदर कई जादुई वस्तुएं थीं। विशेष रूप से 36 निचले श्रेणी जादुई औजार, 18 मध्य श्रेणी जादुई औजार और 5 शीर्ष श्रेणी जादुई हथियार। कई कीमती अयस्क और सामग्री भी थे। निस्संदेह इन सामग्रियों का कुल मूल्य भी कम से कम 50,000 निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। इसका मतलब है, अंदर सामानों का मूल्य 1 लाख निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से ऊपर था, एक महत्वपूर्ण राशि। स्पष्ट रूप से, नियमित संस्कारी पुरुषों के पास इतने सारे जादुई औजार और सामग्री नहीं होगी। अत्यधिक मुश्किल ये थी कि यान माउंटेन 5 बाघों ने उन्हें दूसरों से चोरी कर लिया था। मैं एक कलाकृति रिफाइनर नहीं हूँ। मेघपुर नगर में वर्तमान बाजार प्रवृत्तियों को देखते हुए मुझे वैसे भी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। मैं इसके बजाय इन सभी को सोना खाने वाले कीड़ों को खिला दूंगा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सोना खाने वाले कीड़ों के लिए ये जादुई औजार और विभिन्न सामग्री शीर्ष श्रेणी का भोजन थे। अगर उन्होंने उन सभी का सेवन किया तो यह उनकी शक्ति को काफ़ी बढ़ावा देगा और उनके विकास को गति देगा। शायद वे दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ऑब्सेशन गो। अगर ऐसा होता था तो सोना खाने वाले कीड़े के झुंड के साथ राघव आसानी से आधार निर्माण संस्कारी पुरुषों को खत्म कर सकता था। यह ऐसा होगा जैसे कि वह आधार स्थापना चरण तक पहुंचने से पहले ही आधार स्थापना चरण संस्कारी पुरुष की युद्ध शक्ति रखता था। क्रैक क्रैक, उस विचार पर राघव ने व्यापक रूप से इशारा किया। इन जादुई औजारों और सामग्रियों को सोना खाने वाले कीड़ों को फेंक दिया। उत्साहित कीड़े तुरंत लूट की ओर झुंड थे। उन्होंने इसे खा लिया, बहुत कुछ चॉकलेट खाने की तरह। उनके द्वारा एक्ज्यूडेड आभा तेजी से शक्तिशाली हो गई। उनके शरीर सीमिंगली विभिन्न धातु शेल्स के साथ घने पैक्ड रून पैटर्न के साथ लेपित थे। जादुई कलाकृतियों की आकर्षक शक्ति उनके शरीर से पल्स करती थी। जाहिर है, इन सोना खाने वाले कीड़ों की ताकत में एक विशाल सुधार हुआ था। रुको, यह एक आधार गोली नुस्खा है। एक विचार राघव के दिमाग के माध्यम से चमका। उन्होंने भंडारण थैले की सामग्री की फिर से जांच की, केवल सुखद आश्चर्य खोजने के लिए। उन्होंने यान माउंटेन 5 बाघों से एक आधार गोली नुस्खा प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। जाहिर है, एक आधार गोली नुस्खा अत्यधिक मूल्यवान था, कुछ ऐसा नहीं जिसे पैसे के साथ भी आसानी से खरीदा जा सकता था।
उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यान माउंटेन 5 बाघ एक को खोजने में कामयाब रहे थे। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद ये समझ में आता था। आखिरकार उनकी साधना वास्तव में साधना चरण के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। उनके लिए आधार गोली का शिकार करने का समय था। समस्या ये थी कि आधार गोली प्राप्त करना उनके लिए बेहद मुश्किल था और समुदाय को कुछ जारी करने की आवश्यकता थी। लेकिन आधार गोली के विशाल बहुमत को कुल संस्कारी पुरुषों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ढीले संस्कारी पुरुषों की बारी कैसे हो सकती है? चूंकि वे नीलामी में आधार गोली को खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उनकी कार्रवाई का स्वाभाविक कोर्स इसे खुद बनाना था। और इसलिए यान माउंटेन 5 बाघों ने आधार गोली नुस्खा खोजने के लिए एक विशाल कीमत खर्च की थी। उन्हें शायद ही पता था अब यह उसके लिए फायदेमंद होगा। क्या भाग्य है, मैंने दूर दूर तक खोजा, केवल इसे अनायास खोजने के लिए। राघव महान खुशी से भरा था। उन्होंने शुरू में रत्न भंडार मीनार में नीलामी से आधार गोली नुस्खा प्राप्त करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये लुटेरे खुद को एक थाली में प्रस्तुत करेंगे, जिससे उन्हें इस तरह का एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। कोई केवल कह सकता है वे उसके भाग्य को हाथों में देने वाले लड़कों की तरह थे, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। चलो देखते हैं कि यह आधार गोली नुस्खा कैसा दिखता है। ये सोचने पर राघव ने हाथ हिलाया, तुरंत आधार गोली नुस्खा को अपने किताब कीड़ा को फेंक दिया। वह आधार गोली नुस्खा की सामग्री को याद करने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। एक बार जब किताब कीड़ा इसे खा गया तो वह स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से याद रखेगा। जब तक वह मर नहीं गया तब तक आधार गोली नुस्खा का रिकलेक्शन गायब नहीं होगा। एक चरमराती आवाज के साथ किताब कीड़ा तुरंत उस पर लंच हो गया। आधार गोली नुस्खा का सेवन कर रहा था। तुरंत जानकारी की एक विशाल लहर उसकी चेतना के सागर में भर गई। आधार गोली के लिए मुख्य सामग्री त्रिशताब्दी स्वर्ण पन्ना लिंगजी है। इसके अलावा कई अन्य मूल्यवान औषधीय सहायता भी हैं। हालांकि इनमें से कोई भी पूरक दवा अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। असली मुख्य सामग्री स्वर्ण पन्ना लिंगजी है। स्वर्ण पन्ना लिंगजी विशेष रूप से कठोर वातावरण में बढ़ता है। केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही यह बढ़ने में सक्षम होता है। अमरधुंध समुदाय और भूत राक्षस समुदाय जैसे समुदायों ने आधार गोलियों के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया है। स्वर्ण पन्ना लिंगजी के लिए बाजार पर कब्जा करके उनके बाहरी सर्कुलेशन को काट दिया है। जब तक स्वर्ण पन्ना लिंगजी बाहर सर्कुलेट नहीं होता है तब तक एक महान रसायन आचार्य भी आधार गोली नहीं बना पाएगा। ये बिना चावल के खाना बनाने जैसा है। समुदाय संस्कारी पुरुषों के अलावा कौन संभवतः स्वर्ण पन्ना लिंगजी की खेती कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि आधार गोली प्राप्त करने में सक्षम बहुत कम ढीले संस्कारी पुरुष हैं। एकाधिकार बहुत ज्यादा गहन है। राघव ने आधार गोली के बारे में जानकारी को समझते ही गहरी सांस ली। उन्हें अंत में इस दुनिया में एकाधिकार की गंभीरता का एहसास हुआ। न केवल ज्ञान पर एकाधिकार है, बल्कि विभिन्न प्रकार की गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियों को भी केवल शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनको प्राप्त करने के लिए किसी को एक समुदाय में शामिल होना चाहिए। यदि कोई एक ढीला संस्कारी पुरुष रहता है तो प्रगति दर्दनाक रूप से मुश्किल हो जाती है। उन्नति असंभव हो जाती है। यह एक मूर्ख के पाइप ड्रीम से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि संभव हो तो उन्होंने भी एक बड़े संगठन में शामिल होने, एक समुदाय का शिष्य बनने और एकाधिकार पदानुक्रम का हिस्सा बनने की इच्छा जताए। समस्या यह है, उसकी योग्यता उपयुक्त से बहुत दूर है, इसलिए वे उसे मूल्यवान नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि अगर वह बेशर्मी से खुद को प्रस्तुत करता था तो कोई भी उसे नहीं चाहेगा। यह इस दुनिया की कठोर वास्तविकता है। हालांकि ये पूर्ण नहीं है कि आधार गोली के बिना कोई भी आधार स्थापना तक नहीं पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में आधार स्थापना तक पहुंचने वाले पहले संस्कारी पुरुष का अस्तित्व नहीं होता। ये वास्तव में संभव है कि साधना की दुनिया में संस्कारी पुरुष हैं जो आधार गोली के बिना आधार स्थापना तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए उच्च श्रेणी आध्यात्मिक जड़ या स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ वाले लोग। वे अपने दम पर आधार स्थापना में सक्षम हैं। मुद्दा यह है, स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ वाले लोगों को छोड़कर अन्य आध्यात्मिक जड़ों वाले संस्कारी पुरुषों को उनकी आधार स्थापना प्रक्रिया में कुछ हद तक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ 70%, 50% या यहाँ तक कि 30% की सफलता दर है। अगर यह सफल नहीं होता है तो ये पूर्ण विनाश है। सौभाग्यपूर्ण अस्तित्व जैसी कोई चीज नहीं है। आधार गोलियों की अनुपस्थिति में किसी को आधार स्थापना को जोखिम में डालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। समय के लंबे दौरान अभी भी कुछ भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आधार गोली की आवश्यकता के बिना सफलतापूर्वक आधार स्थापना से गुजरते हैं, जबकि आधार गोली के बिना आधार स्थापना में सफलता संभव है, हालांकि कम सफलता दर के साथ। समस्या यह है, अनावश्यक जोखिम क्यों लें?
90% की सफलता दर के साथ भी विफलता की 10% संभावना अभी भी है ना? अगर कोई 100% निश्चितता के साथ सफल हो सकता है तो अपने जीवन पर जुआ क्यों? केवल एक जीवन है और विफलता का मतलब इसका अंत है। राघव अत्यधिक सतर्क होने के नाते समझा कि आधार स्थापना को सख्ती से आधार गोली की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन आधार गोली के साथ भले ही वह विफल हो जाए, उसके जीवन को खतरा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह 60 से 70 साल का एक बुजुर्ग संस्कारी पुरुष नहीं है, बल्कि 21 का एकमात्र युवक है। उसके पास आधार स्थापना का प्रयास करने के लिए पर्याप्त समय है। इस समय अनावश्यक जोखिमों के लिए बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। जब चीजें पूरी तरह से असंभव हो जाती हैं तो भी अपने दम पर आधार स्थापना का प्रयास करने में कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि स्वर्ण पन्ना लिंगजी अपरिवर्तनीय नहीं है। यदि मुझे दूसरा चरण का राक्षस कोर मिलता है तो यह आधार गोली बनाने में स्वर्ण पन्ना लिंगजी को बदलने में भी सक्षम होगा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जानकारी से जो उन्होंने यान माउंटेन के 5 बाघों से इकट्ठा की थी, उन्होंने समझा कि 5 संस्कारी पुरुष जादुई जानवरों का शिकार करने और दूसरे चरण के राक्षस कोर प्राप्त करने के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज में आए थे। वास्तव में दूसरा चरण राक्षस कोर क्या है? दरअसल ज्यादातर दूसरे चरण के जादुई जानवरों के पास एक राक्षस कोर नहीं होता है जब तक कि उनके पास असाधारण प्रतिभा न हो, जिस स्थिति में वे संभवतः एक दूसरा चरण राक्षस कोर को विकसित कर सकते हैं। एक बार कुछ ढीले संस्कारी पुरुष दूसरे चरण के जादुई जानवरों का शिकार करने में कामयाब रहे, दूसरे चरण के राक्षस कोर पर अपने हाथ मिल गए। इसने उन्हें मुख्य सामग्री के रूप में स्वर्ण पन्ना लिंगजी को प्रतिस्थापित करने और सफलतापूर्वक आधार गोलियां बनाने की अनुमति दी। समस्या यह है, इसे पूरा करना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे चरण के जादुई जानवर की शक्ति आधार स्थापना चरण में एक संस्कारी पुरुष के लिए तुलनीय है और कुछ जानवर साधारण आधार स्थापना चरण संस्कारी पुरुषों की तुलना में भी मजबूत हैं। एक साधना चरण संस्कारी पुरुष के लिए दूसरे चरण के जादुई जानवर का सामना करना किसी की अपनी मौत की तलाश करने के समान है। स्थिति केवल तभी बहुत आसान होगी जब आधार स्थापना संस्कारी पुरुष व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हैं। हालांकि अगर एक ढीला संस्कारी पुरुष मदद के लिए एक आधार स्थापना संस्कारी पुरुष को पा सकता था तो आधार गोली प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर उन्हें राक्षस कोर की आवश्यकता क्यों होगी? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा दूसरे चरण के जादुई जानवरों की छोटी संख्या के कारण जो इन कोर का उत्पादन कर सकते हैं, आपको संभवतः एक राक्षस कोर प्राप्त करने के लिए उनमें से दर्जनों को मारने की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। ये संस्कारी पुरुषों को बड़ी मात्रा में दूसरे चरण के जादुई जानवरों को मारने के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज में गहरा वेंचर करने के लिए इंटेल्स करता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज के अंदर तीसरे चरण का एक जादुई जानवर है जो ताकत के मामले में एक स्वर्ण कोर संस्कारी पुरुष के बराबर है, जो पूरी तरह से भयानक है। उद्धरण चिन्ह। अगर आप एक तीसरे चरण के जादुई जानवर को सतर्क करते थे तो मौत निश्चित है। वास्तव में भले ही दूसरे चरण के राक्षस कोर और इसलिए एक आधार गोली प्राप्त करने के लिए कई ढीले संस्कारी पुरुष अभी भी गठबंधनों को बनाने और दूसरे चरण के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज में गहराई से जाने का सहारा लेते हैं। भले ही अनगिनत जीवन खो गए, फिर भी वे इसकी ओर अविचलित कभी पीछे नहीं हटे। एक बार जब आप एक अमर बनने के मार्ग पर कदम रखते हैं तो बहुत से लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक दूसरा चरण राक्षस कोर। ऐसा लगता है कि इसे प्राप्त करना बिल्कुल असंभव नहीं होगा। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। एक सामान्य ढीला संस्कारी पुरुष दूसरे चरण के राक्षस कोर को प्राप्त करने के लिए मौत को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, लेकिन वह साधारण नहीं था। वह कई कीड़ों में हेरफेर कर सकता था। विशेष रूप से एक बार जब वह सोना खाने वाले कीड़े को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेता है, तो अगर वह एक विशाल झुंड का निर्माण करने वाले लार्ज नंबर का सफलतापूर्वक ब्रीड करता है तो दूसरे चरण के जादुई जानवर को मारना असंभव नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है, उसे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह दूरी से घूमे फेरबदल कर सकता है। भले ही वह वास्तव में विफल हो जाए, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। वह उन ढीले संस्कारी पुरुषों से अलग था। उन संस्कारी पुरुषों की मौत एक के विफल होने के बाद निश्चित होगी, लेकिन वह अनगिनत विफलताओं का वहन कर सकता था। रुको, मैं न केवल दूसरे चरण के जादुई जानवरों का शिकार कर सकता हूँ, बल्कि शायद मैं उन्हें नस्ल भी कर सकता हूँ। राघव को एक विचार आया। उसके पास शराब के कीड़े थे जो बड़ी मात्रा में पहले चरण की आध्यात्मिक शराब का उत्पादन कर सकते थे। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शराब पर फीड एक मौका है कि एक पहले चरण का जादुई जानवर दूसरे चरण में विकसित हो सकता है। अगर शराब का कीड़ा अपनी साधना को दूसरे चरण के शराब के कीड़े तक और बढ़ा सकता है
तो ये दूसरे चरण की आध्यात्मिक शराब का उत्पादन करने में सक्षम होगा। एक दूसरे चरण के जादुई जानवर को नस्ल करने के लिए समय आने पर चीज़ें बहुत आसान होंगी। यह विधि इतनी खराब नहीं लगती है। नस्ल करने के लिए पहले चरण के जादुई जानवरों की एक बड़ी संख्या को पकड़ लो, फिर उन्हें आध्यात्मिक शराब का उपयोग करके विकसित करो। बशर्ते मात्रा पर्याप्त हो। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि दूसरे चरण के जादुई जानवर को नस्ल करना असंभव है। एक बार जब यह एक दूसरे चरण के जादुई जानवर में विकसित हो जाता है तो मैं एक जाल बिछाऊंगा। जिस क्षण ये दूसरे चरण में तोड़ता है, मैं पल को जब्त कर लूंगा और इसे मार दूंगा, इसके इनकोर का दावा करते हुए। इस तरह से मैं अंतहीन रूप से दूसरे चरण के इनकोर प्राप्त कर सकता था और आधार गोलियों का निर्माण कर सकता था। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी आंखों से उत्तेजना की एक चमक प्रतिबिंबित हुई। ऐसा लगता था कि उसने एक समुदाय की मदद के बिना आधार गोलियों को बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वह किसी भी नीलामी में जाने की तुलना में खुद आधार गोलियों का निर्माण करने से बेहतर होगा। अगली सुबह क्या हो रहा है? कोई अशांति क्यों नहीं है? क्षेत्य लगातार राघव के आंगन की निगरानी कर रहा था, लेकिन वह पूरी रात पहरे पर रहा था। बिना किसी काम के बगल के दरवाजे पर कोई गतिविधि नहीं थी और किसी भी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। वह राघव और उसकी पत्नी और रखेल को सुबह के ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना पकाते हुए भी देख सकता था, बस किसी भी अन्य दिन की तरह। समस्या ये थी कि उसने जानबूझकर यान माउंटेन के 5 बाघों को संकेत दिया था कि बगल के दरवाजे पर संस्कारी पुरुष के पास निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर थे। 5 बाघों के चरित्र को देखते हुए वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे और निश्चित रूप से लूट और मारने के लिए एक कदम उठाया होगा। लेकिन इस सुबह तक उसने 5 बाघों को कोई कार्रवाई करते हुए कोई संकेत नहीं देखा था, जो पूरी तरह से चौंकाने वाला था। क्या यान माउंटेन के 5 बाघ मेरी बात को समझने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? या क्या उन्होंने एक कदम उठाया लेकिन उन महिला संस्कारी पुरुषों के समूह द्वारा चुपचाप मार दिया गया? क्षेत्य ने थोड़ा भ्रुकुटी की, पहले अनुमान की ओर झुकते हुए, क्योंकि दूसरा बहुत ज्यादा बेतुका लग रहा था। आखिरकार यान माउंटेन के 5 बाघ साधना के बाद के चरण में संस्कारी पुरुष थे। उसने खुद को उनके प्रति कुछ एहसास महसूस किया। उन्हें चुपके से मारना एक भ्रामक सपने से कम नहीं था। उसने गंभीरता से संदेह किया कि उन नाजुक महिला संस्कारी पुरुषों के पास ऐसी क्षमताएं थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इस तरह के मुसीबत से बचने के लिए इतना भाग्यशाली होगा। वे लानत यान माउंटेन के 5 बाघ अक्षम हैं। वे प्रख्यात लुटेरे होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ महिला संस्कारी पुरुषों पर एक उंगली डालने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे किस तरह के लुटेरे हैं? 5 बाघ होने के बारे में बात करते हुए मैं कहूँगा कि वे यान माउंटेन के 5 चूहे हैं, एक चूहे की तरह का है। भूल जाओ, अब खुद को प्रकट करने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात समुदाय द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा करना है। मैं इस बच्चे को अभी के लिए छोड़ दूंगा। जब मेघपुर नगर पर कब्जा कर लिया जाएगा तो वह उसका अंत होगा। क्षेत्य की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। हालांकि वह इस योजना की विफलता से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने इसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। आखिरकार ये सिर्फ एक आकस्मिक कदम था। चाहे वह सफल हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोपहर में राघव, जया, मुदिता और श्वेता दोपहर का भोजन कर रहे थे। मेज पर व्यंजनों की एक श्रृंखला से भरा हुआ था, जो एक मोहक अरोमा एक्सुडिंग कर रहा था। ये काफी असाधारण था। एक भोजन कम से कम 10 या तो निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक था। पति, हमारी जीवन शैली बस बहुत ज्यादा शानदार है। मैंने सुना है कि बाहर अनाज और मांस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि यह भोजन बाहर बेचे जाने पर 1 लाख निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक होगा। मुदिता ने एक्सक्लेम्ड किया। उसने पूछताछ की थी और महसूस किया था कि वर्तमान में मेघपुर नगर में आध्यात्मिक चावल, मांस और सब्जियां सभी राशन थे। काला बाजार की कीमतें अतीत की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा थीं। अगर अन्य संस्कारी पुरुषों ने देखा कि वे इस तरह के शानदार भोजन का वहन करने में सक्षम थे, तो वे ईर्ष्या से हरे हो जाएंगे। ये पहले से तैयारी करने का लाभ है। अगर हमने जल्दी भोजन पर भंडारण नहीं किया होता, तो हम इस तरह के शानदार भोजन का वहन नहीं कर पाएंगे। राघव ने स्मगली कहा। पति, ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम हाल ही में ज्यादा सावधान रहें। जाहिर है, इन दिनों मेघपुर नगर में काफी कुछ लुटेरे दिखाई दिए हैं। जया का चेहरा गंभीर था। वे अक्सर रात में अपने अपराध करते हैं, लूट करने के लिए घरों में घुसते हैं। हमारी सड़क पर ही काफी कुछ लूटपाट हुई है। कुछ ने तो अपना जीवन भी खो दिया। उदाहरण के लिए, संस्कारी पुरुष श्री कुमार, श्री सिंह और श्री शर्मा के परिवारों को सभी को लूटा गया और सभी को मार दिया गया।
उनके धन को दूर ले जाया गया। उसने बताया कि मेघपुर नगर अभी सुरक्षित नहीं था और पहले की तुलना में भी ज्यादा खतरनाक था। ये सुनकर राघव हंसा। बेशक ये सुरक्षित नहीं था, बस पिछली रात उसके घर पर यान माउंटेन के 5 बाघों ने आक्रमण किया था। अगर उसने उन्हें समय पर पता नहीं लगाया होता तो वे खबरों में नवीनतम पीड़ितों में से एक बन सकते थे। सौभाग्य से उसकी साधना में सुधार हुआ था और उसने लुटेरों के समूह के साथ आसानी से निपटा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा साझा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, ताकि उनकी पत्नियों और रखेल को अनावश्यक चिंता न हो। क्या वे दिन के उजाले में बरगलरी करने के लिए इतने बहादुर हो गए हैं? मुदिता को सदमा लगा। एक सेकंड रुकिए, ऐसी एक बड़ी घटना हुई है। क्या किसी ने अमरधुंध समुदाय को इसकी रिपोर्ट नहीं की? क्या उन लुटेरों को अमरधुंध समुदाय के गश्ती दल द्वारा पाया गया है? वह ये नहीं मान सकती थी कि अमरधुंध समुदाय के शासन के तहत मेघपुर नगर में इस तरह का एक महत्वपूर्ण अपराध हो सकता है। वह 3 साल से मेघपुर नगर में रह रही थी और शायद ही कभी इस तरह की घटना को देखा था। हाँ, अमरधुंध समुदाय के पास अभी इस तरह के मामलों से निपटने का समय नहीं है। वे हमारे जीवन या मृत्यु के बारे में परेशान नहीं होंगे। जया ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार भूत राक्षस समुदाय से दैनिक हमलों का विरोध करना उनके लिए काफी सिरदर्द है। इन लूट और हत्या के मामलों से निपटने दें। अतीत में संस्कारी पुरुष थे जिन्होंने अमरधुंध समुदाय के गश्ती दलों से न्याय मांगा था, लेकिन ये बेकार था। उन्हें बस उनकी रिपोर्ट की एक स्वीकृति मिली, लेकिन अपराधियों की तलाश करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय ऐसा लगता था कि वे ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, जो एक डरावना विचार था। समय के साथ किसी ने इन घटनाओं की रिपोर्ट करने की परेशानी नहीं उठाई और केवल अपने भाग्य पर भरोसा कर सकता था। यह अभिभूत होने जितना सरल नहीं है। ढीले संस्कारी पुरुषों की संख्या को कम करना बस वही हो सकता है जो अमरधुंध समुदाय के संस्कारी पुरुष चाहते हैं, राघव ने एक गंभीर स्वर में कहा। आपका क्या मतलब है? जया और अन्य लोग कुछ हद तक तारांकन पप्लेक्स तारांकन थे। मेरा मतलब एक शाब्दिक अर्थ में है, राघव ने सोलमली कहा। कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब तक चलेगा। शायद 3 और 5 साल। लेकिन शहर में भोजन की आपूर्ति कम हो रही है। हालांकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा ढीले संस्कारी पुरुष हैं। एक बड़ी आबादी का मतलब भोजन की एक बड़ी दैनिक खपत है। अगर वे कुछ ढीले संस्कारी पुरुषों को खत्म करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, तो भोजन की आपूर्ति पर दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में अत्यंत दुर्भावना के साथ अटकलें लगाईं। हालांकि यह अमरधुंध समुदाय संस्कारी पुरुषों का असली लक्ष्य नहीं हो सकता है, उनके कार्यों के परिणामस्वरूप ये परिणाम हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस स्थिति में मुझे बाहरी संस्कारी पुरुषों को हमारे आंगन में तोड़ने और हमें लूटने से रोकने के लिए अपने व्यूह प्रतिबंधों की ताकत बढ़ानी होगी। श्वेता एक बार में कुछ हद तक चिंतित हो गई। वह बेचैन हो गई और दुश्मनों को चुपचाप अपने घर में घुसने से रोकने के लिए व्यूह में किसी भी खामियों के लिए चारों ओर जांच करने लगी। अगर ऐसा होता था तो वे गंभीर खतरे में होंगे। संस्कारी पुरुष श्वेता, आप काफी जिम्मेदार हैं। ये देखकर राघव ने आह भरी। यह इसलिए था क्योंकि उनके पास इस तरह का एक जिम्मेदार व्यूह गुरु था कि वे हर रात शांति से सो सकते थे। अगर व्यूह के साथ कोई मुद्दा होता तो वे बिल्कुल भी अच्छी तरह से सोने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें डर होगा कि लुटेरे अपने बेडरूम में चुपके से जा सकते हैं और अपना जीवन ले सकते हैं। संस्कारी पुरुष श्वेता। ये सुनकर जया ने राघव को एक आधा मुस्कुराते आधा गंभीर रूप दिया। पति, आप और श्वेता इतने करीब हैं, आप अभी भी उसे संस्कारी पुरुष श्वेता के रूप में क्यों संबोधित करते हैं? आप श्वेता को अपनी रखेल के रूप में कब लेंगे? उसकी खूबसूरत आंखें एक असामान्य प्रकाश के साथ चमक गईं। ओह, राघव ने झपकी ली। वह एक मूर्ख नहीं था और वह अपनी पत्नी के शब्दों का अर्थ समझ सकता था, और वह बहुत स्पष्ट थी। जाहिर है, श्वेता के साथ उनका घनिष्ठ संबंध इस बुद्धिमान और चालाक महिला द्वारा लंबे समय से खोजा गया था। लेकिन यह उम्मीद की जानी थी। वे सभी इतने लंबे समय तक एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लगभग भोर से गोधूली तक एक साथ खर्च कर रहे थे। इसे कैसे खोजा नहीं जा सका? दिन के दौरान उनके कार्य भी बोल्ड और अप्रतिबंधित थे। कारण जया ने इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया था कि वह बस एक अंधा आंख बदल रही थी और शायद इसके बारे में खुश भी हो सकती थी। ऐसा लगता था कि वह अब और अज्ञानता का दिखावा नहीं करना चाहती थी। आपको कब पता चला? राघव ने उत्सुकता से पूछा। उसे हमेशा लगा था कि वह कोई सुराग छोड़ने के लिए काफी सावधान था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे फिर भी खोज लिया गया था। मुझे काफी जल्दी पता चल गया था। आखिरकार श्वेता की सुगंध कभी कभी आप पर दिखाई देती थी,
एक मूर्ख भी अंततः इसका पता लगा लेगा। जया हंसी, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके पास इतना आकर्षण है कि श्वेता दीदी भी आपकी बाहों में खुद को फेंकने का विरोध नहीं कर सकी, आपके स्नेह की तलाश में। सुगंध। ये सुनकर राघव के होंठ मुड़ गए। यह उसकी सावधानीपूर्वक योजनाओं में बस एक चूक थी। उसने सोचा था कि वह बहुत पूरी तरह से था, लेकिन सुगंध पर विचार करने में विफल रहा। लेकिन पुनर्विचार पर यह समझ में आता था, एक साधना के 9वें स्तर के संस्कारी पुरुष के रूप में किसी की इंद्रियां बेहद संवेदनशील होती हैं, खासकर गंध की भावना। एक डिक्टेशन कुत्ते से भी बेहतर। हालांकि यह आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप श्वेता दीदी को अपनी रखेल के रूप में लेते हैं। आखिरकार एक और बहन होने से हमारे बोझ को साझा करने में मदद मिल सकती है। दरअसल मैं आपके लिए कुछ रखेल खोजने का इरादा कर रही थी। एक बार जब मैं आधार स्थापना क्षेत्र में जाने का प्रयास करती हूँ तो मुझे कई महीनों या यहाँ तक कि 1 साल के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे लंबे समय के दौरान अगर कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो यह मेरे कर्तव्य की उपेक्षा होगी। कौन जानता है, आप अकेला महसूस कर सकते हैं और उन वेश्याओं को खोजने जा सकते हैं। उन वेश्याओं को लाभान्वित करने देने के बजाय ये बेहतर होगा कि यह मेरी बहनें हों। श्वेता दीदी और मुदिता दीदी के बोझ को साझा करने के साथ मैं बहुत ज़्यादा आराम हो गई हूँ। हालांकि श्वेता दीदी और हम पहले से ही परिवार के रूप में करीब हैं, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक अगर आप दोनों वास्तव में इस स्थिति के रोमांच का आनंद लेते हैं तो यह एक और कहानी है। जया ने राघव को बहुत गंभीरता से देखा। क्या? ये सुनकर राघव ने झपकी ली। हालांकि वह इस बात से अवगत था कि इस दुनिया में महिलाएं अपने पिछले जीवन से अलग थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी साथी इतनी समझदार होगी। न केवल उसने अन्य महिलाओं को पालने का विरोध नहीं किया, बल्कि उसने उसे और रखेल लेने की भी कामना की। वह अवाक रह गया। वह वास्तव में एक रानी जैसी महिला थी जिसमें मातृवत नेतृत्व था। ठीक है, चलो शुभ दिन चुनते हैं कि औपचारिक रूप से श्वेता को मेरी रखेल के रूप में स्वीकार किया जाए। राघव ने खांसा और फिर गंभीरता से कहा। उन्होंने इस दुनिया में 3 साल से ज्यादा समय बिताया था और इसके नैतिक मूल्यों के लिए काफी अभ्यस्त थे। इस दुनिया में पुरुषों के लिए कई पत्नियों और रखेल का होना स्वीकार्य है और महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी समस्याएं नहीं हैं। जिनके पास असाधारण शक्तियां हैं वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। कमजोरी ही असली मूल पाप है। शक्तिहीन लोग किसी भी अधिकार के लायक नहीं हैं। इस समय श्वेता, जो अभी अभी बाहर से लौटी थी, शर्म से लाल हो गई और शर्माई, फिर भी लुभाया जब उसने राघव के शब्द सुने। हालांकि ये स्पष्ट था कि जया ने पहले से ही उससे इस बारे में बात की थी, अन्यथा वह इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती। क्या हमें अपने पड़ोसियों को इस बारे में सूचित करना चाहिए? मुदिता ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, यह अराजकता का समय है, इसका एक बड़ा सौदा करना उपयुक्त नहीं है। एक साधारण समारोह पर्याप्त होगा। साथ ही हमारे पुराने पड़ोसी बहुत पहले चले गए हैं, हमारे पास वास्तव में अब कोई पड़ोसी नहीं है। राघव ने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने अनुभव किया था कि चीज़ों को पूरी तरह से बदलने के लिए कैसा लगता है। केवल 3 वर्षों में उसके पड़ोसी बार बार बदल गए थे, यहाँ तक कि पत्ते की वृद्धि की तुलना में भी तेजी से। ये साधना की दुनिया थी। अमरता के मार्ग पर हर जगह हड्डियाँ होती हैं। जो लोग ठीक से अपने अंत तक पहुँचते हैं उनकी संख्या बेहद कम है। अधिकांश दाव की तलाश के मार्ग पर मर जाते हैं। दीर्घायु का मार्ग हमेशा अकेला होता है। सौभाग्य से उसके पास साथी थे जो उसके साथ थे। नहीं तो अगर वह शाश्वत जीवन प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति था तो ये बहुत ज्यादा अकेला होगा। रात में रोशनी तेज होती है। मेज दुर्लभ फलों, विभिन्न आध्यात्मिक शराब और भुना हुआ मांस, रसदार व्यंजन से भरा हुआ था, उल्लेखनीय रूप से शानदार और मोहक सुगंध के साथ लाल। राघव, जया, मुदिता और श्वेता ने एक दुर्लभ असाधारण रात के खाने का आनंद लिया। भले ही बाहरी दुनिया अराजकता में थी और बुरी मंशा के संस्कारी पुरुष दिखाई दिए, उनका घर अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित रहा और उन्हें चोरों के अंदर घुसने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मेहमानों की अनुपस्थिति में भी वे अभी भी एक दूसरे के आनंद को महसूस कर सकते थे, लगभग एक में एक साथ विलय कर रहे थे। शराब पीने के 3 दौर से गुजरने के बाद हर कोई थोड़ा नशे में था। विशेष रूप से राघव। 3 सुंदर महिलाओं को देखकर उसकी आंखें अचानक गर्म हो गईं। पहली बार उसने उन्हें पूरी तरह से अपनी बाहों में पकड़ लिया, एक पूरी तरह से संतोषजनक एहसास। ऐसा जीवन की परम खुशी है। जल्द ही कमरा रात भर प्रेम प्रसंग की आवाज़ों से भर गया था। सौभाग्य से घर के चारों ओर एक ध्वनि बाधा थी, या अन्यथा यह निश्चित रूप से एक अशांति का कारण होगा। जुलाई में
क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज पहले से ही एक झुलसाने वाले चरण में प्रवेश कर गया था, जिसमें झुलसाने वाली गर्मी थी। अमरधुंध समुदाय द्वारा पिछले किराए में वृद्धि के बाद से 2 या 3 महीने बीत चुके थे। इस अवधि के दौरान भूत राक्षस समुदाय ने अभी भी लगातार मेघपुर नगर पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे तोड़ने में सक्षम नहीं थे। दोनों पक्ष एक गतिरोध पर रहे। राघव के लिए ये शांति का एक दुर्लभ दौर था। आखिरकार जब तक भूत राक्षस समुदाय नहीं टूटता है, तब तक वह सुरक्षित रहेगा। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा और किराया देने की आवश्यकता होगी, जिसे वह आसानी से वहन कर सकता था। इसके अलावा उसके पास भोजन का एक पर्याप्त संग्रह था, इसलिए भले ही वह बाहर न निकले, वह भोजन की कमी के बारे में चिंतित नहीं होगा। भले ही यह सिर्फ उसका परिवार बना रहे, वे समय के अंत तक घर पर रह सकते थे। विशेष रूप से श्वेता को अपनी रखेल के रूप में स्वीकार करने के बाद राघव ने पूरी तरह से जाने दिया और अपनी 3 दाव साथी के साथ लगभग दैनिक रूप से दोहरी साधना में लगे रहे। इस प्रकार अपनी साधना में सुधार हुआ। 3 महीने की गहन साधना के बाद उन्होंने साधना के 8वें स्तर की ओर महत्वपूर्ण प्रगति की। अपनी साथियों के साथ संबंध भी गहरे हो गए, वे व्यवहारिक रूप से अविभाज्य थे। हालांकि इस निरंतर अनुग्रह ने उसे पीला और पतन के कगार पर छोड़ दिया था। मैं इस तरह से आगे नहीं जा सकता। अगर ये लापरवाह जीवन जारी रहता है तो मुझे डर है कि मुझे अपने 20 के दशक में शक्तिवर्धक लेना शुरू करना होगा, राघव ने टिप्पणी की। उसका चेहरा एक शीट के रूप में सफ़ेद था। उन्होंने स्वीकार किया कि श्वेता को एक रखेल के रूप में लेने के बाद से ये कामुक स्त्री बेपरवाह मान कर रही है। इससे पहले उन्होंने अपने अनकहे संबंध के कारण खुद को थोड़ा संयमित कर लिया, लेकिन अब अपनी आकर्षक आंतरिक सुंदरता पर भरोसा करते हुए वह अक्सर उसे उकसाती है। इससे वह लगभग निकाला गया और भाव से बाहर हो गया। सच कहूं तो वह अब थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और बेडरूम में लौटने में झिझक रहा था। डर था कि वह इन 3 महिला घातकों द्वारा खाया जाएगा। फिर भी इस सारी कड़ी मेहनत का थोड़ा भुगतान किया गया। राघव ने अपने आभासी पैनल पर एक नज़र डाली। मेजबान राघव, साधना 7वें स्तर, प्रगति 66%, आयु 21, 150 चक्र, योग्यता 7वें श्रेणी आध्यात्मिक जड़ 60%, तलवारबाजी प्रथम श्रेणी सुपीरियर 89%, रून प्रथम श्रेणी सुपीरियर 85%, 7वें आदेश व्यूह प्रथम श्रेणी सुपीरियर 15%, गोली मास्टर प्रथम श्रेणी सुपीरियर 99%, माया रूपांतरण कौशल मामूली उपलब्धि 25%, पंचतत्व रसायन तकनीक मामूली उपलब्धि 20%, अग्नि गोला तकनीक महान उपलब्धि 99%, वायु ब्लेड कला कुशल, सुनहरी रोशनी कौशल कुशल, बर्फपाला कौशल कुशल, वसंत वायु वर्षा कौशल कुशल, बिजली बुलाने का कौशल कुशल। जुनून गो दूसरे चरण का मध्य वर्ग, क्लोन गो प्रथम श्रेणी सुपीरियर, शराब का कीड़ा प्रथम श्रेणी सुपीरियर, सोना खाने वाला कीड़ा प्रथम श्रेणी सुपीरियर, किताब का कीड़ा प्रथम श्रेणी सुपीरियर, स्वप्न आत्मा गो प्रथम श्रेणी सुपीरियर। स्पष्ट रूप से अपनी साधना में प्रगति के अलावा उनकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में सुधार सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वह इस दर पर विकसित होना जारी रखता है तो यह ज्यादा समय नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी आध्यात्मिक जड़ 6ठे चरण तक उन्नत न हो जाए। धप धप धप। जैसे ही राघव अपनी साधना जारी रखने की योजना बना रहा था, उसने अचानक दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज सुनी। ये कौन है? राघव ने अपनी चेतना को बाहर भेजा और दरवाजे के बाहर एक पुराने संस्कारी पुरुष का पता लगाया। वह अपनी 70 या 80 के दशक में लग रहा था, जिसमें साधना के 8वें स्तर पर एक साधना स्तर था। उन्होंने उसे जल्दी से पहचान लिया। यह उनका पड़ोसी धनंजय, एक कलाकृति परिष्करण करता था। हालांकि वे बस मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे और बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से धनंजय उसे खोजने आया था। साथी साधक धनंजय, आपको यहाँ बिना घोषित किए क्या लाता है? राघव ने दरवाजा खोला और पूछा। साथी साधक राघव को दरवाजा खोलते हुए देखकर धनंजय को तुरंत राहत मिली और उन्होंने समझाया, मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास कोई खाली भोजन और आध्यात्मिक मांस है जिसे आप व्यापार कर सकते हैं। मैं बदले में एक निचले श्रेणी जादुई औजार की पेशकश कर सकता था। वह राघव के साथ आध्यात्मिक मांस और आध्यात्मिक चावल का व्यापार करना चाहता था। आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक मांस के लिए व्यापार? क्या आप कह रहे हैं कि आपका भोजन समाप्त हो गया है? ये सुनकर राघव दंग रह गया। ये बस अभूतपूर्व था। अतीत में मेघपुर नगर में आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक मांस लगभग व्यर्थ थे। अगर संस्कारी पुरुष गोलियों और जादुई औजारों के लिए इन खाद्य पदार्थों का व्यापार करना चाहते थे तो यह मूल रूप से एक कोरी कल्पना थी।
लेकिन अब ये धनंजय वास्तव में बदले में कीमती जादुई औजारों के साथ भाग लेने के लिए तैयार था, जो बस अविश्वसनीय था। ये चावल और आटे के लिए व्यापार करने के लिए सोने का उपयोग करने जैसा था। शांति के समय में कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। सभी चले गए। मेरा भोजन समाप्त हो गया है। कौन उम्मीद कर सकता था कि मेघपुर नगर इस तरह के एक लंबे घेराबंदी में होगा। मैंने भी इतना भोजन भंडारित करने के बारे में नहीं सोचा था। जो भोजन मैंने भंडारित किया है वह पहले ही खाया जा चुका है। मेरे पास एक भी उपवास गोली नहीं बची है। धनंजय पछतावा से भरा हुआ था। अगर उसे पता होता कि भोजन कितना महत्वपूर्ण होगा तो उसने शुरू में इसका एक ढेर भंडारित कर लिया होता। इसके बजाय अब उसे थोड़ा भोजन के लिए खुद को विनम्र करना पड़ा। लेकिन यह एक आवश्यक बुराई थी। एक संस्कारी पुरुष के भंडारण थैले में जगह सीमित थी और उनमें से ज्यादातर में केवल 1 या 2 क्यूबिक मीटर की जगह थी। इसमें से ज्यादातर गुप्त हस्तलिपि, जादुई औजार, गोलियां और अन्य कीमती चीजों पर कब्जा था। कोई भी भोजन क्यों भंडारित करेगा? इसके अलावा उपवास गोलियां सस्ती नहीं थीं, कोई भी उन्हें बड़ी मात्रा में भंडारित नहीं करेगा। भले ही आपका भोजन समाप्त हो गया हो, फिर भी आप और खरीद सकते हैं। क्या दुकानें अब सीमित आपूर्ति प्रदान नहीं कर रही हैं? इतने कम के लिए अपने जादुई औजार क्यों बेचते हैं? राघव ने पूछा। क्या आप नहीं जानते, साथी साधक राघव? ये सुनकर धनंजय थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। पिछली रात मेघपुर नगर में आध्यात्मिक चावल और मांस को भंडारित करने वाले गोदाम पर भूत राक्षस समुदाय के जासूसों ने हमला किया था और एक बार में बड़ी मात्रा में भोजन नष्ट हो गया था। अब अमरधुंध समुदाय भी बड़ी मात्रा में भोजन की आपूर्ति नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अब भोजन खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हैं तो आप चावल का एक भी दाना नहीं खरीद सकते हैं, चाहे आप कितना भी खर्च करने को तैयार हों। भूत राक्षस समुदाय ने आध्यात्मिक चावल के गोदाम पर हमला किया। राघव दंग रह गया था। वह हर समय घर पर रह रहा था और शायद ही कभी बाहर गया था। वह बाहर क्या हुआ था इसके प्रति बहुत संवेदनशील नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भूत राक्षस समुदाय वास्तव में आध्यात्मिक चावल के गोदाम पर हमला करेगा। निस्संदेह यह अमरधुंध समुदाय के लिए एक भारी झटका था। आखिरकार एक संस्कारी पुरुष के भंडारण थैले में जगह सीमित थी और इन थैलों में अपने सभी भोजन को भंडारित करना संभव नहीं था। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक चावल और मांस अभी भी गोदामों में भंडारित था। आमतौर पर इन स्थानों को भारी गार्ड किया जाएगा। हालांकि जाहिर है भूत राक्षस समुदाय के जासूस एक कदम आगे थे। उन्होंने किसी तरह गार्ड को बाईपास कर दिया और गोदाम में आध्यात्मिक चावल और मांस को नष्ट करने के लिए आग लगा दी। इससे मेघपुर नगर में अमरधुंध समुदाय द्वारा भंडारित भोजन में एक नाटकीय कमी हुई। अगर वे राशन के लिए रखते तो मेघपुर नगर में संस्कारी पुरुष 1 साल से ज्यादा समय तक चल सकते थे। लेकिन अब बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक चावल जला दिया गया है, मांस नष्ट हो गया है, जिससे बड़ी मात्रा में भोजन गायब हो गया है। इससे निश्चित रूप से मेघपुर नगर में एक अकाल पैदा होगा और कौन जानता है कि कितने संस्कारी पुरुष तब भूखे रह सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि धनंजय भोजन के लिए जादुई औजारों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। आखिरकार जादुई औजार कितना भी कीमती क्यों न हो, यह आपके पेट को नहीं भर सकता है। अब कौन जानता है कि कितने संस्कारी पुरुष जल्दी में हैं, गोलियां, जादुई औजार, ताबीज आदि भोजन के लिए आदान प्रदान करना चाहते हैं। मुझे क्षमा करें, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा भोजन भंडारित नहीं है। अगर साथी साधक धनंजय के पास भोजन है तो मेरे पास कुछ ताबीज हैं जो मैं आपके साथ व्यापार कर सकता हूं। कीमत सस्ती होने की गारंटी है। राघव ने बिना कोई भावना दिखाए कहा। उन्होंने उसके साथ भोजन का व्यापार करने की योजना नहीं बनाई। निस्संदेह उसके पास बहुत ज्यादा भोजन था और वह कम कीमतों पर बहुत सारे जादुई औजारों और गोलियों को खरीदने का अवसर जब्त कर सकता था। वह एक फॉर्चून बनाने के लिए इसका फायदा उठाने में भी सक्षम हो सकता है। समस्या यह है, ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। अगर अन्य संस्कारी पुरुषों को पता चलता है कि उसके पास बहुत ज्यादा भोजन है तो उसे जो खतरा हो सकता है वह शायद सिर्फ ईर्ष्या और लालच से परे होगा। इतने सालों से मेघपुर नगर में रहने के बाद वह संस्कारी पुरुषों की प्रकृति से बहुत परिचित था। इन संस्कारी पुरुषों द्वारा लगाए गए मिलनसार दिखावे से मूर्ख मत बनो। जैसे ही कोई लाभ कमाने के लिए होता है, जैसे ही वे कमजोर को धमका सकते हैं, वे शायद बिना झिझक के मार डालेंगे और लुटेरे बन जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास संसाधनों की बहुतायत होती है वह स्वाभाविक रूप से हत्या को आमंत्रित करता है। यह एक संस्कारी पुरुष का जीवन है। वह हमेशा पैसा कमा सकता है। इस समय अनावश्यक जोखिम लेने और खुद को एक लक्ष्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास भी कोई भोजन नहीं है तो मैं अपनी छुट्टी ले लूँगा।
ये सुनकर धनंजय का चेहरा पीला हो गया और उन्होंने अप्रसन्नता से कहा, वह मूल रूप से यहाँ अपने जादुई औजार का उपयोग अन्य संस्कारी पुरुषों के साथ भोजन का आदान प्रदान करने की उम्मीद में आया था। लेकिन यह आदमी वास्तव में उसके साथ भोजन का आदान प्रदान करने के लिए ताबीज का उपयोग करना चाहता था। क्या वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा था? अगर वे जंगल में थे तो ताबीज उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन मेघपुर नगर में रहने के दौरान ताबीज का उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जा सकता था। अगर उसने वास्तव में अपना शेष भोजन व्यापार कर लिया तो वह शायद भूखा मर जाएगा। वह ऐसा कुछ करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था, इसलिए वह बिना झिझक के चला गया कहीं और ये देखने के लिए जा रहा था कि क्या वह अन्य संस्कारी पुरुषों के साथ भोजन का आदान प्रदान कर सकता है जिनके पास पर्याप्त भोजन भंडारित था। साथी साधक धनंजय, कृपया ध्यान रखें। राघव ने अपना हाथ हिलाया धनंजय को विदा करते हुए, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि यह सिर्फ धनंजय नहीं था जो खटखटाने आया था। उनके अन्य पड़ोसी, साथी साधक शर्मा, साथी साधक पांडे, साथी साधक सेन और साधना के देर चरण में 1 दर्जन अन्य संस्कारी पुरुष भी एक के बाद एक आए, राघव के साथ भोजन का आदान प्रदान करने की उम्मीद में। स्पष्ट रूप से ये संस्कारी पुरुष भी एक भोजन संकट में थे और बड़ी मात्रा में भोजन प्राप्त करने का अवसर जब्त करना चाहते थे। कुछ ने उन खजानों की पेशकश भी की थी जिन्हें वे छिपा रहे थे, जैसे कि गोली नुस्खे, जादुई औजार, गोलियां, गुप्त हस्तलिपि और इतने पर। दुर्भाग्य से उन सभी को राघव ने अस्वीकार कर दिया था, जिसने दावा किया था कि उसके अपने घर में भी ज्यादा भोजन नहीं बचा था। संस्कारी पुरुष केवल निराश होकर छोड़ सकते थे। आखिरकार वे राघव को मजबूर नहीं कर सकते थे, जिसके पक्ष में साधना के 9वें स्तर पर 2 संस्कारी पुरुष थे, जया और श्वेता। इन संस्कारी पुरुषों को अपनी क्षमताओं का वजन करना था और विचार करना था कि क्या यह इसके लायक था। बेशक अगर राघव अभी भी साधना के पहले स्तर पर था जैसा कि वह पहले था, तो वह शायद इन पड़ोसियों द्वारा मारा गया होगा जो भेड़ियों और बाघों की तरह भयंकर थे, और उसके सभी भोजन चोरी हो गए होंगे। इस बिंदु पर कोई भी अपने पड़ोसियों की भावनाओं पर विचार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास शुरू करने के लिए एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं नहीं थीं, वे सिर्फ परिचित थे, बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। सांझ तक कई घुमंतु संस्कारी शहर के केंद्र से लौट आए, निराश, खाली हाथ और पूरी तरह से उदास। क्या हुआ, तुम भी कोई भोजन नहीं खरीद सके? किसी ने पूछा। खरीदने की तो बात ही छोड़ो, अब तो दुकानें बंद हैं, कोई भी व्यापार नहीं कर रहा। तुम्हारे पास आध्यात्मिक पत्थर हो तब भी तुम एक भी अनाज नहीं खरीद सकते। एक भूरे रंग के कपड़े पहने संस्कारी ने अपने सांसों के बीच शाप दिया, पूरी तरह से क्रोधित। उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। ये बहुत हास्यास्पद है, भोजन कैसे नहीं हो सकता? क्या हम संस्कारी सच में भूख से मर सकते हैं? किसी और ने शिकायत की। आह, तुम नहीं जानते कि अभी भोजन की कीमतें कितनी आश्चर्यजनक हैं, वे दिन में 3 बार बदल रही हैं। एक सफ़ेद चोगा पहने साधु ने डरे हुए दिल से बात की। सुबह वह चावल की कीमत का वहन कर सकता था, लेकिन उसने इसे बहुत महंगा सोचा, इसलिए उसने इसे नहीं खरीदा। किसने सोचा होगा कि दोपहर तक कीमत 2 गुनी हो गई और वह घबराने लगा। शाम तक जब उसने कीमत 10 गुना बढ़ा दी, तब भी कोई नहीं बेच रहा था। क्या ये सच नहीं है? पहले मैंने कुछ अनाज के लिए एक निचले श्रेणी की जादुई वस्तु का आदान प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पाया कि एक जादुई वस्तु केवल 30 कट्टी आध्यात्मिक चावल के लिए आदान प्रदान कर सकती है, उससे ज्यादा लोग बस अनदेखा करते हैं। ये बहुत अत्याचारी है। एक निचले श्रेणी की जादुई वस्तु केवल 30 कट्टी आध्यात्मिक चावल के लिए आदान प्रदान कर सकती है। क्या यह आध्यात्मिक चावल कोई आधार गोली है? यह इतना महंगा क्यों है? ये बहुत बेतुका है। और यह सबसे बुरा भी नहीं है। किसी ने एक पीले अजगर गोली निकाली, लेकिन कोई भी इसे चावल के लिए आदान प्रदान नहीं करेगा। वाह, जब से आध्यात्मिक चावल की कीमत गोलियों से ज्यादा महंगी हो गई है। ये तो बस पागलपन है। मदद नहीं की जा सकती। दुर्लभता मूल्य पैदा करती है। ये सब उन राक्षसी संस्कारी के कारण है जिन्होंने मेघपुर नगर के अन्न भंडार को जला दिया, इसलिए अब मुश्किल से कोई आध्यात्मिक चावल बचा है। सही है, गोलियों का उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जा सकता है और वे पेट नहीं भरेंगे। अब आध्यात्मिक चावल किसी भी गोली से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है कि सभी आध्यात्मिक चावल जला दिए गए थे, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा भंडारित होना चाहिए। वास्तव में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चावल भंडारित है, लेकिन लोग इसका भंडारण कर रहे हैं, बेचने के लिए तैयार नहीं हैं, इसके बजाय कीमत बढ़ा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मुनाफाखोरी और हमें खून बहा रहा है। वे बेईमान व्यापारी मरने के लायक हैं। मेघपुर नगर के अकाल के कगार पर होने के साथ वे आध्यात्मिक चावल की कीमत बढ़ा रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से हमें भूखा मारना चाहते हैं।
अगर यह वास्तव में उस पर आता है तो चलो अमरधुंध समुदाय से मौत तक लड़ते हैं। मैं भूखा मरने के बजाय मेघपुर नगर के 7वें आदेश के गठन को खोलना पसंद करूंगा। कई घुमंतू संस्कारी चर्चा कर रहे थे, उनके चेहरे बेहद सूने थे। उन्होंने सोचा था कि शहर के केंद्र में जाने से भोजन खरीदने का अवसर मिल सकता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि भोजन की कमी अनाज की कीमतों को बेतुकी हद तक बढ़ा देगी। कई घुमंतू संस्कारी आध्यात्मिक चावल खरीदने का वहन नहीं कर सकते थे, कंगाल हो गए, इस हद तक कि वे केवल गंदगी खा सकते थे। मूल रूप से अब कोई आध्यात्मिक चावल सर्कुलेशन में नहीं था और पैसा भी खरीद की गारंटी नहीं दे सकता था। कुछ संस्कारी हताश हो गए थे। अगर अमरधुंध समुदाय ने वास्तव में एक अंतिम स्टैंड बनाया तो वे मेघपुर नगर के भीतर भूखा मरने के बजाय उनसे लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अभी के लिए उन्हें कगार पर धकेल नहीं दिया गया था, क्योंकि कुछ ने अपने संग्रह बैग में अनाज का एक हिस्सा भंडारित कर लिया था, जो मुश्किल से उन्हें थोड़ी देर के लिए समर्थन करने में सक्षम था। कमरे के अंदर इस समय मेज विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ था, सुगंधित और बहुतायत से भंडारित। बाहर संस्कारी से एक तीव्र विपरीत। राघव, मुदिता, जया और श्वेता ने बाहरी स्थिति को देखा था। चावल और मांस की कमी उनके कल्पना से भी बदतर थी। कई घुमंतू संस्कारी भूख की स्थिति में थे, जिससे वे बेहद चिड़चिड़े हो गए। वे सांसारिक दुनिया से सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि संस्कारी थे जिनके पास शक्ति थी। अगर ये संस्कारी दंगे शुरू करते हैं तो यह निस्संदेह जबरदस्त विनाश का कारण होगा। प्रिय, हमारे समुदाय के बाहर संस्कारी में भोजन की कमी है और कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हमने इतना भोजन भंडारित किया है, इसे उच्च कीमत पर क्यों न बेचें और बहुत ज्यादा लाभ कमाएं। मुदिता ने स्वीकार किया कि वह थोड़ी लुभा गई थी। यह असाधारण लग रहा था कि वह एक जादुई वस्तु या एक पीले अजगर गोली के लिए कुछ दर्जन पाउंड आध्यात्मिक चावल का आदान प्रदान कर सकती थी। यह एक सोने की खान थी। ये सोने के एक टुकड़े के लिए चावल के एक कटोरे का आदान प्रदान करने जैसा था। लाभ बहुत बड़ा था। आसमान ऊंची कीमतों पर अनाज बेचने के विचार का मनोरंजन करना मुश्किल नहीं था। क्या कुछ सौदे हजारों निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को कमाना आसान नहीं बना देंगे? नहीं, हम इस तरह से पैसा नहीं कमा सकते हैं। राघव ने अपना हाथ हिलाया। क्या हमारे आध्यात्मिक शराब के कारोबार से ज्यादा लाभदायक कोई व्यवसाय है? नियमित शराब को आध्यात्मिक में बदलना मुनाफा विवरण से परे हैं। हमारे पास अभी आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है। एक बार जब हम बड़े पैमाने पर अनाज बेचना शुरू करते हैं तो हम कितने भी सावधान क्यों न हो, हमें अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। अन्य संस्कारी को एहसास होगा कि हम भोजन की एक बड़ी मात्रा को भंडारित कर रहे हैं। एक बार जब वे इससे अवगत हो जाते हैं तो वे कृतज्ञता से कार्य नहीं करेंगे और हमारे साथ व्यापार करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके बजाय एकमात्र विचार हमें हमारे अनाज से लूटने के लिए होगा। पारिवारिक संस्कारी अनाज व्यापार से भारी मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास जबरदस्त ताकत है। भले ही उन्हें एक संस्कारी दंगे का सामना करना पड़े, वे बिना पसीना बहाए इसे दबा सकते हैं। हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। बेशक, अगर कुछ घुमंतू संस्कारी मूल्यवान खजाने का आदान प्रदान करने की पेशकश करते हैं तो छोटे पैमाने पर व्यापार एक विकल्प हो सकता है। अगर यह एक खजाना नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। हालांकि इस तरह के व्यवसाय से निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर आ सकते हैं और संभावित रूप से उसे रातों रात अमीर बना सकते हैं। उसके पास इस तरह के जोखिम भरे उद्यम को रखने की ताकत की कमी थी। अगर उसके आंदोलन उजागर हो गए तो वह निश्चित रूप से घुमंतू संस्कारी द्वारा घिरा होगा। कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के लिए खुद को खतरे में डालना छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान उठाने जैसा था। नुकसान लाभ से ज्यादा है। आप सही हैं, प्रिय। बस आध्यात्मिक शराब का आदान प्रदान करना हमारे खजाने को भरने के लिए पर्याप्त है। इसे जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सुरक्षित रहना, नीचे रहना और यथासंभव अनाकर्षक होना है। जया ने अपना सिर हिलाया, उससे सहमत। वास्तव में हमें जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्वेता भी सहमत हुई। उसके प्यारे पति हमेशा विवेकपूर्ण रहे थे, सावधानीपूर्वक कदम उठाते थे। एक 7वें स्तर के साधना संस्कारी बनने के बाद भी उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। हालांकि उसका ये स्थिर चरित्र उसे सुरक्षा की एक महान भावना देता था। वह पहले कुछ जोड़ों को जानती थी। आमतौर पर पति आमतौर पर राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए रोमांच पर जाएगा और गलती से मर जाएगा, जिससे महिला संस्कारी विधवा हो जाएगी। ऐसा संघर्षों का परिणाम था। इसी तरह की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। ऐसा लगता है कि आप सभी इन दिनों अपने पेट भरने के बाद ताज़ा हो गए हैं। यहाँ तक कि इस तरह के विषम और अंत पर भी विचार करना शुरू कर दिया।
थोड़ा इंतजार करो, जाओ तरोताजा हो जाओ और देखो कि मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। राघव ने अपना हाथ चौड़ा हिलाया। प्रिय, ये सुनकर मुदिता के पैर थोड़े कांप गए, शर्म से लाल हो गए, जैसे कि वह जानती थी कि क्या आ रहा था। ठीक है प्रिय, मैं जल्द ही वहां हूं। जया हंसी, राघव को एक छेड़छाड़ वाली झलक दे रही थी। हम छोटे आदमी, मैं देखना चाहती हूं कि तुम मुझे कैसे सिखाने जा रहे हो। श्वेता ने राघव को उत्तेजक रूप से देखा। एक पल बाद कमरा वसंत की गर्मी से भर गया था, छायाएं झूल रही थीं, बाहरी दुनिया की हलचल को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थीं। अगस्त, झुलसाने वाले सूरज ने आसमान पर हावी हो गया, जिससे मौसम तेजी से गर्म हो गया। मेघपुर नगर में भोजन की कमी का संकट बढ़ रहा था। कई घुमंतु संस्कारी नगर प्रमुख के हवेली पर हमला करना शुरू कर दिया था, अमरधुंद समुदाय से सहायता की उम्मीद में। हालांकि अमरधुंद समुदाय ठंडा दिल रहा और सभी को अनदेखा कर दिया। अगर किसी ने नगर प्रमुख के हवेली पर हमला करने की हिम्मत की, तो अमरधुंद समुदाय के गश्त करने वाले गार्ड अपनी वज्र विधि का उपयोग करेंगे। कुछ घुमंतु संस्कारी की मौत के बाद किसी ने भी नगर प्रमुख के हवेली पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। भोजन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, घुमंतु संस्कारी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हर दिन कुछ जीवन खो गए। शहर अराजकता में था और कई घुमंतु संस्कारी ने खुद को दूसरों के हमलों से बचाने के लिए समूह बनाना शुरू कर दिया। राघव के घर ने भी कुछ हमलों का अनुभव किया था, लेकिन जया, श्वेता और मुदिता, जो अभी अभी साधना के 9वें स्तर तक पहुंच गई थीं, ने कार्रवाई की और कुछ चोरों को खत्म कर दिया, जिसने दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ आसपास के किसी भी संस्कारी को हतोत्साहित किया। तब से किसी ने भी उनके आंगन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये घुमंतु संस्कारी मूर्ख नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से शोषण करने के लिए कमजोर को चुनेंगे, तो सुरक्षा वाले लोगों के बाद जाना बस अपनी मौत की तलाश करना था। 3 साधना 9वें स्तर के संस्कारी के साथ एक घर को भड़काना आसान नहीं था। आखिरकार मुदिता भी इस दौरान साधना के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। आधी रात के बीच शांत कमरे के अंदर राघव फर्श पर क्रॉस लेग बैठा था, कीट देवता सूत्र का संचालन कर रहा था, चुपचाप साधना कर रहा था, प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था और सांस ले रहा था और अपने आंतरिक सच्चे सार को बढ़ावा दे रहा था। यह अपनी पत्नियों और रखेल के साथ खेल के बिना एक दुर्लभ रात थी। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, वह बस अब और नहीं रख सकता था। इन 3 मनमोहक महिलाओं ने हाल ही में अपनी साधना में बहुत सुधार किया था और उनकी युद्ध शक्ति भयंकर थी। महीने भर के निरंतर युद्धों ने उसे थोड़ा कमजोर महसूस कराया था, लगभग उन्हें देखने पर कमजोर महसूस करने का कारण बन गया था। अगर यह जारी रहा तो उसे डर था कि उसे दैनिक रूप से पुनःपूर्ति जड़ी बूटियों को खाने का सहारा लेना पड़ सकता है। वह युवा था, केवल 21, और पहले से ही पुनःपूर्ति जड़ी बूटियों पर निर्भर होना शुरू कर दिया था। ये बस असहनीय था। मैं इस तरह से नहीं चल सकता, एक आदमी को उचित आराम की ज़रूरत होती है। अगर मैं इस तरह से जारी रहता हूं तो मैं जल्द या बाद में बर्बाद हो जाऊंगा। राघव ने गहरी सांस ली। अपनी 3 जोरदार पत्नियों के बारे में सोचते हुए वह कांपने में मदद नहीं कर सका। अगर उसने जल्दी नहीं की और अपने काया में सुधार नहीं किया तो उसे डर था कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। जल्द या बाद में वह एक कमजोर आदमी बन जाएगा। यहाँ तक कि अपनी खूबसूरत पत्नियों और रखेल को देखकर वह उदासीन महसूस करेगा, जो वास्तव में दुखद होगा। हम क्षेत्रीय, क्या तुम्हारी तरफ से कोई हलचल है? अचानक राघव ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की। उसका क्लोन, जिसे क्षेत्रीय के पास रखा गया था, कुछ महसूस करने लगा। छायादार आकृति अचानक क्षेत्रीय के घर में प्रवेश कर गई। ये आकृति काफी रहस्यमय थे। वे सभी कम से कम साधना के 8वें स्तर के संस्कारी थे। सावधानीपूर्वक गिनती पर कम से कम 7 या 8 देर स्तर के साधना संस्कारी क्षेत्रीय के घर में प्रवेश कर गए थे। ईमानदारी से उन्होंने कभी भी अपने खिलाफ क्षेत्रीय की योजना को नहीं भुलाया था। उन्होंने कभी भी यान पर्वत के 5 बाघों के साथ हुई घटना को नहीं भुलाया और हमेशा इसे ध्यान में रखा। अपने जीवन को लगातार निगाह रखने वाले भेड़िए का होना कौन शांति से सो सकता था? वह हमेशा बदला लेना चाहता था। उसे बस इस परेशानी को खत्म करने के लिए सही समय खोजने की जरूरत थी। अब मेघपुर नगर की अराजक अवधि में जहां संस्कारी एक दूसरे को मार रहे थे, निस्संदेह इस अवधि के दौरान कुछ संस्कारी की मौत वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी इसकी जांच नहीं करेगा। उन्होंने मूल रूप से आज रात कार्य करने की योजना बनाई थी, क्षेत्रीय की हत्या करने के लिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतने सारे अनचाहे मेहमान अचानक क्षेत्रीय के आंगन में दिखाई दिए थे, जो काफी पेचीदा था। उन पर नजर रखो। राघव ने तुरंत अपने एक क्लोन को एक आदेश दिया, जो क्लोन कीट का एक वंशज कीड़ा था।
यह एक कीट में बदल गया और अपनी अस्तित्व को छिपाने के लिए क्षेत्र के घर में एक बड़े बरगद के पेड़ में दफन हो गया। वास्तव में उसके सभी क्लोन ने ऐसा ही किया और विभिन्न पेड़ों में विलय करते हुए कीट में बदल गए। केवल महत्वपूर्ण समय में ही कीड़ा वापस एक मानव रूपी क्लोन में बदल जाएगा और मेघपुर नगर के चारों ओर घूमेगा। इस तरह से उसके क्लोन ने निगरानी कैमरों की तरह काम किया, जो मेघपुर नगर के चारों ओर फैला हुआ था, शहर के विभिन्न कोनों की निगरानी कर रहा था और किसी भी आसन खतरे की चेतावनी दे रहा था। वोश क्लोन के दिमाग में एक विचार उभरा, एक मूक और अदृश्य दिव्य भावना को फैला रहा था जो पूरे आंगन को कवर कर रहा था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए, यह एक आधार निर्माण की दिव्य भावना की शक्ति थी, जो किसी अन्य आधार निर्माण संस्कारी द्वारा पता लगाने योग्य नहीं थी। आंगन में संस्कारी मुख्य रूप से साधना स्तर पर थे, स्वाभाविक रूप से दिव्य भावना की शक्ति को महसूस करने में असमर्थ थे। नहीं वे जान सकते थे कि उनकी निगरानी की जा रही थी। ... इस समय घर के अंदर क्षेत्र के अलावा देर साधना स्तर पर 9 साधना संस्कारी थे, प्रत्येक एक भयानक राक्षसी आभा को विकसित कर रहा था। जाहिर है कि सभी भूत राक्षस समुदाय के सदस्य थे। प्रिय साथी शिष्यों, क्षेत्र ने झुका और कहा, मैंने मेघपुर नगर के दूसरे चरण के गठन में सभी नोड्स की पहचान कर ली है। जब तक आप में से कोई भी हमला करता है और इन गठन नोड्स में से एक को नष्ट कर देता है, तब शहर का गठन अपने आप ढह जाएगा। उस समय हमारे भूत राक्षस समुदाय की सेना निश्चित रूप से मेघपुर नगर पर कब्जा करने और अमरधुंध समुदाय के युवा समुदाय मास्टर ललिता को कैप्चर करने में सक्षम होगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। पिछले 2 वर्षों के दौरान वह मेघपुर नगर में गुप्तचर था, खुद को एक गुणी व्यक्ति के रूप में भेष बना रहा था, खुद को एक शीर्ष स्तरीय ताबीज मास्टर के रूप में प्रचन कर रहा था, शहर में विभिन्न घुमंतु संस्कारी से दोस्ती कर रहा था ताकि मेघपुर नगर के गठन नोड्स की जांच की जा सके। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में मेघपुर नगर को एक घातक झटका लगाना बुरा नहीं। ये सुनकर एक मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी खुलकर हंसे। अगर मेघपुर नगर टूट गया है तो तुम जूनियर भाई क्षेत्र निश्चित रूप से श्रेय दिया जाएगा। अगर तुम्हारे गुण पर्याप्त हैं तो तुम समुदाय में एक आधार गोली के लिए इसका आदान प्रदान कर सकते हो और एक आधार निर्माण संस्कारी बन सकते हो। ओह नहीं, मैं बस एक महत्वपूर्ण आकृति हूँ, केवल समाचार की जांच करने में अच्छा हूँ। मैं अपने साथी शिष्यों के गुणों की तुलना नहीं कर सकता। यह मेरे साथी शिष्य हैं जो गठन नोड्स पर हमला कर रहे हैं, यह एक महान गुण है। अगर मुझे इसका थोड़ा बचा हुआ भी मिल सकता है तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। क्षेत्र ने विनम्रता से जवाब दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने वास्तव में नेतृत्व लिया और सबसे ज्यादा गुण प्राप्त किया तो भूत राक्षस समुदाय के ये साथी शिष्य उसके खिलाफ हो सकते हैं और चुपके से उस पर हमला कर सकते हैं। राक्षसी पथ में साथी शिष्यों के बीच भाईचारा जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल व्यक्तिगत लाभ की गणना मौजूद थी। हर कोई एक आधार गोली चाहता था, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए किसी को जीवित रहना पड़ता था। हाँ, जूनियर भाई क्षेत्र बहुत विनम्र हो रहे हैं। तुम्हारे योगदान को समुदाय द्वारा निश्चित रूप से याद किया जाएगा और तुम निश्चित रूप से अपने हिस्से पर याद नहीं करोगे। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी खुलकर हंसे, क्षेत्र की विनम्रता से काफी संतुष्ट थे। एल्डर ब्रदर, मुझे आश्चर्य है कि समुदाय अचानक मेघपुर नगर के गठन को क्यों तोड़ना चाहता है। पहले, क्या हमारे समुदाय ने दुश्मन को बाहर निकालने के लिए मेघपुर नगर को चारा के रूप में उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी? इसलिए हमने जानबूझकर मेघपुर नगर के गठन को नहीं तोड़ा। अब योजनाओं में बदलाव क्यों हुआ है? क्षेत्र इस बारे में उत्सुक था। ये पिछली योजना से अलग था और वह सोच रहा था कि क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, समुदाय की मूल योजना वास्तव में ऐसी थी, लेकिन अमरधुंध समुदाय से वे 2 पुराने कछुए बहुत धैर्यवान हैं। हालांकि हमने उन्हें विभिन्न तरीकों से लुभाया, उन्होंने मेघपुर नगर में आने की योजना नहीं बनाई और इस शहर पर हार मान ली थी। लेकिन हमारे भूत राक्षस समुदाय के स्वर्ण मूल पूर्वज अन्य समुदायों के हमलों के खिलाफ पहरा देते हुए आकस्मिक रूप से एक कदम नहीं उठा सकते थे। तो अमरधुंध समुदाय को पूरी तरह से मजबूर करने के लिए हमने योजना को आगे बढ़ाने, मेघपुर नगर में तोड़ने और ललिता को कैप्चर करने का फैसला किया। जब तक अमरधुंध समुदाय की युवा समुदाय मास्टर ललिता हमारे भूत राक्षस समुदाय के हाथों में गिर जाती है, हम विश्वास नहीं करते कि अमरधुंध समुदाय से वे 2 पुराने कछुए इसे सहन करना जारी रख सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी की हत्यारा आभा उभरा। मैं समझ गया। ये सुनकर क्षेत्र को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई लगातार मेघपुर नगर के अन्न भंडार को जला रहे थे और शहर के चारों ओर अराजकता पैदा कर रहे थे, चुपके से संस्कारी का वध कर रहे थे। उन्होंने शायद अमरधुंध समुदाय संस्कारी का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया, जिससे वे हमारे इरादों के बारे में अनिश्चित हो गए, जिससे 7वें आदेश के गठन को नष्ट करने का अवसर पैदा हुआ।
वह तुरंत समझ गया कि उसके भाई अपने रास्तों को उजागर करने के बावजूद सभी दिशाओं में कहर पैदा करने पर जोर क्यों दे रहे थे। इन सब का उद्देश्य मेघपुर नगर के दूसरे चरण के गठन को नष्ट करना था। एक बार जब ये गठन विनाश हो जाता है तो पूरे मेघपुर नगर को जैसे कोई चीज थैले में कैद करना उतना आसान हो जाता है। वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि अमरधुंद समुदाय के संस्कारी ने हमारी योजना को देख लिया है। हालांकि हमने अपनी सेना को तितर बितर करने के प्रयास में अपने अन्न भंडार को जलाना जारी रखा, फिर भी उन्होंने गठन के नोड्स की अपनी रक्षा को शिथिल नहीं किया है। ये कहना कि अमरधुंद समुदाय में वास्तव में सक्षम लोग हैं एक कम बयान होगा, लेकिन अफसोस उनका शासन आज रात समाप्त होता है। मैं घुमंतु संस्कारी के एक समूह का नेतृत्व करूंगा, मेघपुर नगर के नगर प्रमुख के हवेली पर धावा बोलकर उनका ध्यान खींचूंगा। उस समय तुम अन्य गठन नोड्स पर हमला करने का अवसर जब्त कर सकते हो। जब तक कोई एक एकल गठन नोड को नष्ट कर सकता है तब दूसरा चरण का सरणी पूरी तरह से ढह जाती है, और फिर आधार निर्माण चरण में हमारे भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी अंदर घुसने और काम खत्म करने में सक्षम होंगे। उसने अपनी पकड़ को एक मुट्ठी में कस लिया। उसका शरीर रक्तपात की एक तीव्र आभा को विकसित कर रहा था। लेकिन भाई, नगर प्रमुख का हवेली दो आधार निर्माण संस्कारी द्वारा गार्ड है। एक लू परिवार के पूर्वज हैं और दूसरा अमरधुंद समुदाय के युवा समुदाय मास्टर ललिता है। वे दोनों आधार निर्माण साधना के देर चरण में हैं और उनकी क्षमताएं कोई छोटी उपलब्धि नहीं हैं। क्षेत्रीय काफी आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई नगर प्रमुख के हवेली पर हमला करने की हिम्मत करेगा। यह एक आत्मघाती प्रयास जैसा लग रहा था। आखिरकार एक बार जब आधार निर्माण चरण में एक संस्कारी पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है तो अन्य संस्कारी लगभग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाते हैं। हा, डरने की क्या बात है, मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी ने हंसते हुए कहा। हालांकि लू परिवार के पूर्वज एक देर आधार निर्माण संस्कारी हैं, वह अब 200 साल से ज्यादा पुराने हैं और अपनी जीवनकाल के अंत के करीब हैं। इसके अलावा वह पहले घायल हो गए थे और गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ हैं। जहां तक अमरधुंद समुदाय के युवा समुदाय मास्टर ललिता की बात है, वह और भी कम उल्लेखनीय है। उसे पहले हमारे भूत राक्षस समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा आधार निर्माण बड़ों द्वारा घेर लिया गया था और हमला किया गया था, और यहां तक कि विषाक्त भी था। वह बस गोलियों पर टिके रहने के लिए भरोसा कर रही है। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। बेशक फिर भी वे अभी भी साधना के आधार निर्माण चरण में हैं और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से मेघपुर नगर में प्रवेश करने से पहले समुदाय मास्टर ने मुझे 3 दूसरे चरण वज्रता बीज प्रदान किए। अगर मैं एक आधार निर्माण संस्कारी में भागता हूं तो मैं उन 3 दूसरे चरण वज्रता बीज को उन पर फेंक सकता हूं, और मैं शर्त लगाता हूं कि एक आधार निर्माण संस्कारी को भी कठिन समय होगा। कुछ भाग्य के साथ मैं उन्हें एक पल में गंभीर रूप से घायल कर सकता हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा, अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड का संकेत देते हुए। दूसरे चरण वज्र ताबीज। क्षेत्रीय तुरंत भय से भर गया। वह इन दूसरे चरण के ताबीज की दुर्लभता को जानता था। उनमें से कोई भी आसानी से सैकड़ों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की लागत कर सकता था, और भले ही आपके पास पैसा था, आप एक खरीद नहीं सकते थे। एक साधारण दूसरे चरण ताबीज मास्टर के लिए एक एकल दूसरे चरण ताबीज का उत्पादन करने के लिए पीठ तोड़ने के प्रयास की आवश्यकता होगी। इस तरह के एक ताबीज का मूल्य इसलिए स्वस्पष्ट है। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि एक दूसरे चरण ताबीज वास्तव में इसकी कीमत के लायक है। यहाँ तक कि एक साधना चरण का संस्कारी भी एक आधार निर्माण संस्कारी को गंभीर नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हमला करने के लिए एक दूसरे चरण ताबीज का उपयोग कर सकता है। यह विशेष तकनीकों में से एक है जो साधना संस्कारी के पास एक आधार निर्माण संस्कारी को मारने के लिए होती है। स्पष्ट रूप से मेघपुर नगर के 2 आधार निर्माण संस्कारी से निपटने के लिए भूत राक्षस समुदाय ने कोई लागत नहीं छोड़ी है। तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका भाई इस तरह के खतरनाक काम को करने के लिए तैयार क्यों था। अपनी आस्तीन में कुछ इक्का के बिना कौन स्वेच्छा से निश्चित मौत में मार्च करेगा। वैसे मैंने सुना है कि तुमने कुछ महिला साधना संस्कारी को पसंद किया है और एक गुप्त कदम उठाने की योजना बना रहे हो। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी ने क्षेत्रीय पर एक छोटी सी मुस्कुराहट चमकाई। हाँ, क्षेत्रीय ने सिर हिलाया। मेरी साधना तकनीक को कुछ देर स्तर साधना महिला संस्कारी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है कि वे पास में दिखाई दिए हैं, इसलिए मैंने एक कदम उठाने के बारे में सोचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बात से अवगत होंगे। बुरा नहीं, ये भूत राक्षस समुदाय संस्कारी की भावना है। एक महिला को पसंद करो, उसे छीन लो, खजाने की इच्छा करो, उसे पकड़ो। इस दुनिया में सभी खजाने मजबूत से संबंधित होने चाहिए। कमजोर केवल हमारे पैरों पर रेंग सकते हैं और चीख सकते हैं।
हमारे द्वारा मेघपुर नगर को तोड़ने के बाद हम भाई आपको एक हाथ देंगे और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी ने एक हत्यारा आभा को छोड़ दिया। उसकी आंखें रक्तपात से भरी थीं। जाहिर है, उसकी आंखों में यह उसके शिष्यों के लिए एक तरह का पुरस्कार था। यह उनकी वफादारी जीतने का एक तरीका था। धन्यवाद भाई, मेरे भाइयों की मदद से मुझे विश्वास है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय तुरंत खुश हो गया। उसकी मूल योजना थोड़ी खतरनाक थी। आखिरकार वह सिर्फ साधना के 9वें स्तर में एक संस्कारी था और 3 देर स्तर साधना महिलाओं से निपटने की कोशिश करना जोखिम भरा था। लेकिन भूत राक्षस समुदाय भाइयों की मदद से फिर यह एक बार में 1 से 9 तक का चरण था। घड़घड़ाहट। जब भूत राक्षस समुदाय के ये संस्कारी कुछ चर्चा करने या अपनी अगली चाल की योजना बनाने वाले थे तो अचानक आत्मा ऊर्जा की एक अदृश्य लहर उन पर चमक गई। यह मूक और अचिन्हित था। ये स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति है, स्वप्न आक्रमण। इस समय राघव ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। तुरंत भूत राक्षस समुदाय के असुरक्षित भूत राक्षस संस्कारी इस बात से अनजान थे कि उन पर यहाँ हमला किया जाएगा। एक स्वप्न की स्थिति में डूब गए, लकड़ी के मुर्गियों के रूप में कठोर हो गए। लानत है, हम पर हमला हो रहा है। यह मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी ने भी हैरान महसूस किया। लेकिन उसकी एक जादुई वस्तु उस क्षण में सक्रिय हो गई, एक तप्त आध्यात्मिक बाधा का निर्माण किया और वह तुरंत इससे टूट गया। वह आश्चर्यचकित और उग्र दोनों था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किसने उस पर हमला किया था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मा पर इस तरह का हमला भयानक था, पूरी तरह से मूक और असंवेदनशील। अगर वह एक शीर्ष ग्रेड जादुई वस्तु नहीं पहने हुए था, मन क्रिस्टल पेंडेंट, जो आत्मा हमलों को रोकने में सक्षम था, तो वह संभवतः उसी क्षण हमले का शिकार हो गया होगा। इसके बावजूद उसने काफी हैरान महसूस किया, जैसे किसी ने उसके सिर पर जोरदार हथौड़ा मारा हो। उसे थोड़ा चक्कर आया और उसने अपने चारों ओर घूमते हुए सितारे देखे। वोश वोश वोश। अगले सेकंड कई सुनहरी रोशनी आसमान में उड़ गई, सुनहरी तलवार की रोशनी की तरह। वे सोना खाने वाले कीट थे। 50 सोना खाने वाले कीट तुरंत इस जगह पर दिखाई दिए। राघव ने भूत राक्षस समुदाय से इन संस्कारी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सभी रुकावटों को खींच लिया था। उसने कोई दया नहीं दी। ये सोना खाने वाले कीट बेहद तेज थे। उनके पंखों ने एक भ्रम पैदा किया क्योंकि वे प्रकाश की तरह चले, भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी की ओर तेजी से बढ़ते हुए। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी गुस्से में गरजा। वह एक अनुभवी योद्धा था और उसके पास प्रचुर युद्ध अनुभव था। ऐसी हताश स्थिति के चेहरे में वह अभी भी वापस लड़ने में सक्षम था। अपने हाथों की एक लहर के साथ उसके शरीर से दर्जनों प्रथम ग्रेड सुपीरियर ताबीज को बाहर फेंक दिया गया, जैसे उनकी कोई लागत नहीं थी। ऐसा था जैसे दर्जनों जादू के हमले एक साथ फूट रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है, इस हमले की सरासर शक्ति अकल्पनीय थी। घड़घड़ाहट। ताबीज तुरंत सोना खाने वाले कीट के साथ प्रभाव पर विस्फोट हो गए, गर्जना शोर पैदा कर रहे थे। घना धुआं उठा और मलबा चारों ओर उड़ गया। असंभव, वे अक्षत हैं। ये अजीब कीड़े क्या हैं, वे इतने भयानक क्यों हैं? मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी अविश्वसनीय था, क्योंकि उसने दर्जनों ताबीज हमलों से टकराने के बाद हवा में उड़ते हुए सुनहरे कीड़े को देखा। उनके शरीर पर सुनहरी रोशनी का एक फटना उभरा, इन जादुई हमलों को आसानी से अवरुद्ध कर रहा था। ये सोना खाने वाले कीट की दूसरी क्षमता थी, सभी जादू के लिए अभेद्य। उनके असाधारण रूप से कठिन खोल के कारण जादू के मंत्रों के लिए एक उच्च प्रतिरोध के साथ संयुक्त। उन पर फेंके गए सामान्य ताबीज मंत्र एक खुजली को खरोंचने जैसा था। ये सभी जादू के लिए अभेद्य था, जिसने सोना खाने वाले कीट के झुंड को एक प्राकृतिक आपदा बना दिया। यहाँ तक कि अमर भी उनके नाम के उल्लेख पर कांप गए, बचने में सक्षम न होने से डरते थे। अब वे नश्वर दुनिया में दिखाई दिए थे, अपनी कुछ शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई कह सकता है कि वे केवल अपनी मांसपेशियों को लचीला कर रहे थे। सही है, मेरे पास दूसरे चरण वज्र ताबीज है। मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि एकमात्र कीड़ा एक दूसरे चरण ताबीज का सामना कर सकता है। मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी का चेहरा मुड़ा हुआ था। सोने के कीड़े को अभी भी उसकी ओर दबाते हुए देखकर उसके बाल अंत में खड़े हो गए और उसका शरीर कांप गया। अगर ये अजीब कीड़े वास्तव में उसके पास आने के लिए थे, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मर जाएगा। भले ही दूसरे चरण ताबीज एक ट्रम्प कार्ड था जो उसे समुदाय मास्टर द्वारा दिया गया था, यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था। लेकिन अपने जीवन की खातिर वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। जहां तक बाद में उसे समुदाय से जो सजा मिल सकती है, उसे पहले इस रात को जीवित रहने की जरूरत थी। अगर वह मरने वाला था तो और कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विज विज विज। दुख की बात है कि उसके लिए दूसरे चरण वज्र ताबीज का उपयोग करना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि सोना खाने वाले कीट अचानक तेज हो गए, भयानक तलवार रोशनी की तरह उनकी गति कई गुना बढ़ गई। उसे अपने शरीर से दूसरे चरण वज्र ताबीज को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिला जब सोना खाने वाले कीटों में से एक तलवार की रोशनी की तरह आसानी से अपने ऊर्जा बुलबुले को छेद गया। कौशल कवच तोड़ो। एक तोड़ने वाली आवाज के साथ उसका ऊर्जा बुलबुला कांच की तरह बिखर गया। सोना खाने वाले कीट ने तुरंत उसकी खोपड़ी को छेद दिया, जिससे उसका सिर एक तरबूज की तरह विस्फोट हो गया, खून हर जगह था। ये मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी पूरी तरह से चौंक गया और मौत से पहले उलझन में था। यह नहीं जानता था कि दुश्मन कौन था, यह नहीं जानता था कि किसने उसके खिलाफ कदम उठाया था, यह नहीं जानता था कि उसके ठिकाने का खुलासा कैसे हुआ था। वह पछतावा से भर गया था, उसकी हिम्मत सचमुच हरी। अगर उसे पता होता कि मेघपुर नगर में ऐसा भयानक संस्कारी था, तो वह कभी भी इस मिशन में शामिल नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धप धप धप। और यह सिर्फ यह मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी नहीं था, भूत राक्षस समुदाय से अन्य संस्कारी भी दुर्भाग्य का अनुभव कर रहे थे। लगभग एक साथ सोना खाने वाले कीट ने तुरंत इन संस्कारी के शरीर और खोपड़ी के माध्यम से छेद किया। आखिरकार इन भूत राक्षस समुदाय संस्कारी के पास आत्मा एकत्र करने वाले जेड पेंडेंट जैसी शीर्ष ग्रेड जादुई वस्तु नहीं थी। एक बार जब वे सपने में गिर गए तो वे सभी जमीन पर जड़ गए, किसी भी प्रतिरोध में असमर्थ। यहाँ तक कि उनकी मौत के क्षण में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि किसने उन्हें मार डाला था। एक एक करके वे जमीन पर गिर गए, खूनी। कौन? मुझे किसने मारा? क्षेत्र अपने दिमाग से बाहर डर गया था। उसकी आत्मा शक्ति भूत राक्षस समुदाय के अन्य संस्कारी की तुलना में थोड़ी मजबूत थी, उस मध्यम आयु वर्ग के संस्कारी के लिए दूसरे, इसलिए वह मुश्किल से सपने के मंत्र से मुक्त होने में सक्षम था। दुर्भाग्य से वह सीमा थी। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बस बहुत बड़ा था। जब तक वह सपने से मुक्त हो गया तब तक सोना खाने वाले कीट ने हमला कर दिया था, तुरंत उसके शरीर को छेद दिया, जिससे वह चिथड़े की तरह छेद से भरा हुआ था। एक भी जादू का उपयोग करने के लिए समय दिए बिना वह मौके पर भयानक रूप से मर गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक अमरता हासिल नहीं की है, मैं अभी तक एक आधार निर्माण संस्कारी नहीं बन पाया हूँ। बिना किसी आवाज़ और बिना किसी चेतावनी के मेरे लिए यहाँ मरना कैसे संभव है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्षेत्र बेहद अनिच्छुक था, उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति क्रोध के साथ मुड़ी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी योजना कहाँ गलत हो गई थी, वह इस तरह की हत्या का शिकार क्यों था। उसके लिए दुर्भाग्य से वह अब केवल एक उलझन भूत बना रह सकता था, क्योंकि उसकी मौत के क्षण में भी उसने अपने दुश्मन की आकृति नहीं देखी थी। पूरे कमरे के भीतर केवल सोना खाने वाले कीट थे जो हवा में उड़ रहे थे, अशुभ रूप से भनभनाहट कर रहे थे, जैसे लड़ाकू जेट घूम रहे थे, एक ऐसा दृश्य जिसने किसी की रीढ़ को ठंडा कर दिया था। ... उसी क्षण राघव, जो घर पर था, ने अपने क्लोन की शक्ति के माध्यम से इस दृश्य को समझा। 10 साधना 9वें स्तर के संस्कारी स्वप्न आत्मा कीट और सोना खाने वाले कीट की शक्ति के साथ लगभग एक पल में नष्ट हो गए। ऐसा लगता है कि मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मुझे साधना चरण के भीतर अजेय माना जा सकता है। हालांकि ये भूत राक्षस समुदाय संस्कारी जो एक पल के लिए स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति का विरोध कर सकता था, वास्तव में असाधारण था। ऐसा लगता है कि आत्मा हमलों के खिलाफ एक आत्मा वस्तु होने से स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को कुछ हद तक प्रतिबंधित करता है। अगर ये दिव्य चेतना शक्ति के साथ एक आधार निर्माण संस्कारी है, तो स्वप्न आत्मा कीट एक पल की हत्या की हद तक नहीं पहुंच सकता है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। वह इस लड़ाई के परिणामों से काफी संतुष्ट था। हालांकि लड़ाई के दौरान भूत राक्षस समुदाय संस्कारी लगभग जवाब दिया, परिणाम के दृष्टिकोण से यह अभी भी एक पल की हत्या थी। भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास ट्रम्प कार्ड थे, उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए समय नहीं था। ऐसी एक संस्कारी की लड़ाई की प्रकृति है। जीत या हार अक्सर एक पल में तय होती है। 300 राउंड की लंबी खींची हुई लड़ाई जैसा कुछ भी नहीं है। ये युद्ध के मैदान पर एक बंदूकधारी का द्वंद्व जैसा है, एक अवसर खोजना और केवल एक ही गोली के साथ प्रतिद्वंद्वी को मारना। दूसरी गोली की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी यही सिद्धांत है। बेशक इस लड़ाई ने उसे स्वप्न आत्मा कीट की सीमाओं का भी एहसास कराया। यह उतना अजेय नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। अगर प्रतिद्वंद्वी के पास एक खजाना है जो आत्मा हमलों का विरोध कर सकता है, तो वे एक महान प्रतिरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं, और इस प्रकार के संस्कारी को तुरंत मारने के लिए स्वप्न आत्मा कीट के लिए मूल रूप से असंभव होगा। लेकिन वह नहीं सोचता कि स्वप्न आत्मा कीट पूरी तरह से बेकार है। कारण स्वप्न आत्मा कीट आधार निर्माण संस्कारी से नहीं निपट सका केवल इसलिए था क्योंकि स्वप्न आत्मा कीट वर्तमान में पहले चरण में था। अगर ये दूसरे चरण में उन्नत होता है तो इसकी शक्ति भी ज्यामितीय रूप से बढ़ जाएगी। तब तक
स्वप्न की शक्ति और भी अधिक भयंकर हो जाएगी, इसलिए भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास रक्षा के लिए एक आत्मा वस्तु हो, यह निरर्थक होगा। यह एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने जैसा है, लेकिन एक शक्तिशाली गोली अभी भी एक ही गोली के साथ इसे घुस सकती है। सबसे अच्छे रूप में, ये केवल साधारण हैंडगन की गोलियों का विरोध कर सकता है। यह एक भाला और एक ढाल के बीच एक प्रतियोगिता है, ये देखते हुए कि किस तरफ की शक्ति मजबूत है। भले ही यह विफल हो जाए तो कोई बात नहीं, आखिरकार ये केवल क्लोन है जो कार्रवाई कर रहा है। भले ही दुश्मन द्वारा खोजा गया हो, ये केवल क्लोन है जो पीड़ित होगा। स्वप्न आत्मा की शक्ति एक क्लोन की शक्ति के साथ संयुक्त शुरू से ही लगभग अपराजय है। अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो भाग जाओ, अगर मैं इसे हरा सकता हूं तो इसे तुरंत मार दो। यह मूर्ख सबूत है। राघव ने पाया कि इन दो कीटों की शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, जो अदृश्य रूप से मारने में सक्षम हैं। जहां तक उसका मूल शरीर का सवाल है, दूरस्थ निगरानी पर्याप्त थी। उसे व्यक्तिगत रूप से जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से लड़ने के लिए कोई सुरक्षित तरीका नहीं है।